हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। अभी क्या होता है, लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब से टर्म लग रहे होंगे आपको, लेकिन है बहुत ही सिंपल। आपकी डेली लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आज देखने वाले हैं। लाइक क्यों बादल बनते हैं, क्यों कोहरा बनता है, क्यों जो बारिश है वो क्यों होती है, कैसे होती है, कौन से अलग अलग तरीके के बादल होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, बताइए जल्दी से। चलिए भाई जल्दी बताइए, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं और जल्दी आ गए। अरे थैंक यू यार, टाइम पे आना अपनी फितरत में है। क्या बात करते हो, वॉइस इज टू लो। अभी बताओ कैसी है वॉइस? बढ़िया, चकाचक। शुरू किया जाए, माहौल टाइट है। चलो ये बताओ पहले तुम, उफ उमस वाली है गर्मी, कभी एक्सपीरियंस किया है उमस वाली गर्मी? हम्म जब मैं बोलता हूँ उमस है आज बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? जब मैं बोलता हूँ कि उमस बहुत ज़्यादा है, व्हाट डज दिस मीन? सर ये टॉपिक फैटमैन में कहाँ पे है? सर ये शायद देखना पड़ेगा यार, वहीं पे होगा उसके बाद ही जो कल पढ़ाया था आपको। जल्दी बताइए, व्हाट डज दिस मीन? जब रनिंग करके आते हैं, अरे भैया रनिंग करके अभी आओगे सर्दियों में तो उमस होगी हैं? देखो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उमस का मतलब क्या होता है। जब रनिंग करके आते हैं तो उमस हो जाती है, वाह। नहीं नहीं, वाह। बेटा रोहित, यहाँ पे शादी.com नहीं खुला हुआ है और ना ये कोई डेटिंग ऐप है ना, तो कृपया करके फोकस कर लें। और आपके कुछ लिखे जाने से कोई लड़की आपके, अब सब ठीक है, अब समझ जाओ थोड़ा सा आप, है ना। हाँ, गर्मी में सर, बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि उमस का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई सही से बता नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, जब उमस होती है तब कपड़े ज़्यादा सूखते हैं जल्दी, या फिर जब उमस नहीं होती तब? बताइए, ये तो बता ही सकते हो। जब उमस ज़्यादा होती है कि कम होती है, कब कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, ये तो बता ही सकते हो कि भैया इतना तो बता पाओगे। देखो जया ने सही बताया, एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है। यस, एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है, राइट, ट्रू। ये है उमस का मतलब। और जब उमस कम होती है, विदाउट उमस, विदाउट उमस, विदाउट उमस नहीं होती है, ये तो सबको चलो पता है। यस, तो इसमें जैसे आप लोगों ने बोला कि उमस का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में पानी बहुत ज़्यादा है और कपड़े जल्दी सब जब सूखते हैं जब उमस कम होती है। यानी कि अगर उमस बहुत ज़्यादा है तो कपड़े उतना नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी बहुत ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर बोलेगा पानी मेरे को नहीं चाहिए। और अगर उमस कम है यानी कि ड्राई वेदर है, यानी कि शुष्क मौसम है, और अगर शुष्क मौसम है तो हवा अगर यहाँ पे ड्राई है, पूरी सूखी है, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में यही होगा कि जो हवा है वो बोलेगी ठीक है आने दो पानी, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम पहले सूखे हैं। लेकिन अगर हवा में पहले से ही पानी होगा तो आप ही बताइए, क्या वो हवा और पानी लेना चाहेगी? दी आंसर इज़ नो। इसीलिए जब ज़्यादा उमस होती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
जैसे कि ये मान लो, ये तो खुले में, एक कमरे में मान लो, कमरे में, ठीक है, या फिर खुले में ही मान लो, उमस बहुत ज़्यादा है। अब मैं हवा चला दूँ, हवा चला दूँ तो क्या होगा? हवा चला दूंगा तो जल्दी कपड़े सूखते हैं, ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि हवा जो है, जो जो गीली हवा होगी, जो मॉइस्ट एयर होगी, वो रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह सूखी हवा आ जाएगी, ठीक है, कहीं से रिप्लेस होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ और नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ कि हमारा जो वायुमंडल है, दैट इज़ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। समझ रहे हैं आप? तो ह्यूमिडिटी हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमिडिटी इज़ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो एक तरीके से जो उमस उमस कर रहे थे, उसी का अंग्रेजी शब्दावली है ह्यूमिडिटी। अब रिलेट कर पाओगे तो जब मैं ह्यूमिडिटी की चर्चा करूंगा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता के बारे में कहीं पे भी बताऊंगा, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बस थोड़ा सा याद कर लो, हाइग्रोमीटर है, जी है यहाँ पर, डी नहीं है, हाइड्रो अलग होता है, हाइग्रो ये है, हाइड्रो से वाटर की डेंसिटी वगैरह मेजर करते हैं, ये हाइग्रोमीटर है आर्द्रता को मापने के लिए। तो आर्द्रता क्या है? अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक, अब यहीं पे जरा होल्ड करो, क्या इसके बारे में तुमको पता है कि नहीं पता है? वाटर वेपर कल ही डिस्कस करके आए हैं कि वाटर वेपर क्या चीज़ होती है, क्या होता है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो होता है हमारी एयर में क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगी, तो क्या होगा, ये इसका इवापोरेशन हो जाएगा। ये जो पानी पड़ा है इसका इवापोरेशन हो जाएगा, और ये पानी इवापोरेट होके ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेशन होगा, इसका वाष्पीकरण होगा, और गैस फॉर्म में टंग जाएगा कहाँ पर? हवा में। और वाटर वेपर ये एक तरह की क्या है? ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं, जो कि बहुत ही वेरिएबल नेचर की है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बहुत ज़्यादा आपका, अब खुद सोचो, सर्दियों में कभी उमस होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अगर टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होगा सर्दियों में, तो इवापोरेशन नहीं होगा, तो वाटर वेपर नहीं आएगा एयर में, और जब वाटर वेपर एयर में नहीं आएगा तो उमस कहाँ से होगी? खुद बताओ, नहीं होगी। तो हमें ह्यूमिडिटी के लिए, इसीलिए आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी आपकी यानी कि जो उमस होती है वो गर्मियों में होती है, ना कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, तापमान नहीं मिल पाता है। और इसीलिए पोल्स में अगर आप देखोगे तो पोल्स में कभी आपको उमस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पोल्स में ह्यूमिडिटी नहीं होती है। ठीक है, वही सेम चीज़ है ह्यूमिडिटी या फिर उमस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ये सारी चीज़ें कल पढ़ी थी। ठीक, टाइप्स क्या होते हैं ह्यूमिडिटी के? दो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। ध्यान से बस समझते जाइएगा, बहुत आसान टॉपिक है। इट इज़ द टोटल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर। यह किसी निश्चित तापमान पर वायु के इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प का कुल द्रव्यमान है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये हवा का पार्सल है, इसमें कितनी मॉइस्चर पड़ी हुई है, यही है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर उसको हम एक यूनिट वॉल्यूम में, एक फिक्स्ड यूनिट में मेजर करने लगते हैं कि इतनी एयर में कितना मॉइस्चर है, उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। ह्यूमिडिटी एक जनरल टर्म है कि एयर में कितना मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेसिफिक करते हैं तो एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ जाता है वो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। तो रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई में तेज तो हूँ, लेकिन मैं रिलेटिवली जो है उतना अच्छा नहीं हूँ अपने दोस्त से। मतलब कि मैं अच्छा तो हूँ, ठीक हूँ, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसके कंपैरिजन में जो है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ से तो कंपेयर कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं अमीर तो हूँ, लेकिन मुकेश अंबानी के अगर हम रिलेटिवली देखूँ, मुकेश अंबानी से गरीब हूँ, या अपने पड़ोसी से गरीब हूँ। या हो सकता है कि मैं गरीब तो हूँ, लेकिन रिलेटिवली अगर मैं देखूँ अपने मोहल्ले में तो मैं अमीर ही हूँ, क्योंकि बाकियों कंपैरिजन में तो अमीर हूँ। तो मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में किसी से कंपैरिजन होता है। किससे? हवा की औकात कितनी है और हवा में है कितना, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। हवा की औकात है इतनी, खाली पड़ा है इतना, तो बचा कितना? 30%, यानी 70% खाली है। अगर 100% इसकी पूरी कैपेसिटी है तो 100% कैपेसिटी का 70% यूटिलाइज ही नहीं है, सिर्फ 30% यूटिलाइज्ड है, 30% ही सिर्फ यूटिलाइज्ड है।
यहाँ पर अगर हम बात करें 100% का, आधा यूटिलाइज्ड है, आधा नहीं है। यहाँ पर पूरा यूटिलाइज है, देखो पूरा वाटर वेपर से भरा हुआ है, तो यहाँ पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यानी कि सापेक्ष आर्द्रता का एक फार्मूला हो जाता है, और फार्मूला ये होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि उसमें कितना मॉइस्चर है उस एयर में, अपॉन उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है, इनटू 100। ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्षमता से कंपेयर कर रहा हूं, उसकी क्षमता कितनी और उसमें है कितना। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ठीक है, आप ये सवाल का उत्तर दो, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वार्म एयर में ज़्यादा होगी या कोल्ड एयर में। कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्षमता किस हवा में ज़्यादा होगी। पहले तो तुम ये समझो कि क्षमता किस हवा में ज़्यादा होगी, गर्म हवा में या ठंडी हवा में। क्षमता किस चीज़ की, मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता, कैपेसिटी टू एकोमोडेट द वाटर वेपर। जल्दी बताइए। कोल्ड, वार्म, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, कोल्ड एयर की कैपेसिटी बिल्कुल ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोल्ड एयर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी मॉइस्चर को होल्ड करने की, और जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा एयर में तो उमस हो जाएगी, यानी ठंडियों में बहुत ज़ोर की उमस होती है। कुछ तो यार लाज रखो जो भी मैंने बताया था उसकी। क्यों भैया, कुछ तो लाज रखो, कुछ तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अभी बोलोगे कि एडिक्विटी एडिक्विटी, सिंपल अभी बताया कि भाई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वार्म की कोल्ड की। तो खुद सोचो, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में तो मैं डिफाइन करके दे रहा हूँ कि कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर कोई एयर होल्ड कर सकती है, उसको उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आर्द्रता की क्षमता बोलते हैं। अब अगर ठंडी हवा में क्षमता ज़्यादा होगी तो ठंडियों में ज़्यादा वाटर वेपर होगा एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा उमस होनी चाहिए। अभी तो बता के आ रहा हूँ, ठंडियों में उमस नहीं होती है। कभी अगर अभी अगर मान लो कि इस धरती पे आए हो, इस ग्रह पे आए हो, नहीं पता है तुम्हें कि ठंडियों में उमस ज़्यादा होती है, गर्मियों में उमस ज़्यादा होती है, तो अभी तो बताए थे कि ठंडियों में उमस नहीं होती, गर्मियों में उमस होती है। गर्मियों में उमस होती है, ठंडियों में नहीं एकदम पसीने छूटते हैं, नहीं चिपचिपाती है स्किन। अब ठंडी आने लगी, होंठ फटने लगे, नहीं तुम्हारे का पता नहीं लगे, मेरे फटने लगे, ठीक है। तो वैसलीन बगल में रखता हूँ अभी एकदम, ठीक है, कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो क्या है कि क्यों, क्योंकि होंठ फटने लगते हैं तुरंत। क्यों फटने लगे होंठ, और गर्मियों में क्यों नहीं होता ऐसा ज़्यादातर, या फिर बरसात में क्यों नहीं होता, क्योंकि बरसात में पानी है दबा के, पानी खूब बरसा है, और थोड़ी सी धूप पड़े, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं, थोड़ी धूप पड़ेगी तुरंत एयर में क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, तुरंत एयर में वाटर वेपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। गर्मियों में भी क्या होता है, टेम्परेचर की कोई कमी नहीं होती है, और बरसात में तो पानी की कोई कमी नहीं और टेम्परेचर भी होता है। और क्योंकि बारिश में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कोई कमी नहीं, तो बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने लगती है। बहुत जैसे बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा, अब आप सोचो खुद, मई के टाइम पे ह्यूमिडिटी उतनी थोड़ी ना होती है, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी काफ़ी बरस गया है। जब टेम्परेचर उस पर पड़ता है तो इवापोरेशन होता है और वो वाटर वेपर एयर में आ जाता है। तो खुद बताओ भैया, ठीक है, कि ह्यूमिडिटी कब होगी, गर्मियों में होगी। क्यों, क्योंकि गर्म हवा की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कैपेसिटी क्यों ज़्यादा होती है, मैंने रीज़न तो तुमसे पूछा ही नहीं था, मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि इसमें ज़्यादा होती है। तो रीज़न ये होता है कि जो गर्म हवा होती है वो उसकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई से मतलब क्या है, एनर्जी हाई से मतलब क्या है, गर्म, एकदम बेसिक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर ना समझ में आया तो फिर बेकार है। गर्म पानी में कि ठंडे पानी में, किस में चीनी जल्दी घुल जाती है, बताओ। जबकि ये मुझे बोल देना चाहिए कि हाँ इसमें जल्दी घुल जाती है ऐसा, लेकिन तुम लोग इसमें भी गलत उत्तर दोगे। ऐसा लगता है जैसे कभी तुमने चीनी घोली ही नहीं है। क्यों, गर्म पानी में ज़्यादा घुलती तेज या ठंडी पानी में, तो आप बोलोगे क्या ठंडे पानी, तो गर्म पानी में जल्दी घुलती है। क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ गर्म होती है उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और जो चीज़ ठंडी होती है उसमें मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। अब बर्फ़ है, बर्फ़ में मॉलिक्यूल पैक्ड है एकदम, जैसे ही तुम गर्म करोगे बर्फ़ को, बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चालू करेंगे और ये पिघल के पानी बन जाएगा, ठीक। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गर्म हवा में भी इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर को एकोमोडेट कर सकते हैं अपने बीच में। इसलिए वार्म एयर की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी या क्षमता वाटर को होल्ड करने की वो ज़्यादा होगी, ठीक।
तो कैपेसिटी गर्म हवा की ज़्यादा होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और अगर उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ऐसे समझो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी एयर की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता, कि इसमें कितना मॉइस्चर है अपॉन उसकी कैपेसिटी कितनी, औकात कितनी, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, नहीं तो फिर कोई मतलब रहेगा नहीं आगे बढ़ने का। ये समझ में आया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में शरबत बहुत अच्छा घुलता। अच्छा, यस, ओके, ठीक है। नहीं आया बेटा तो पीछे कर को फिर देखो उसको, है। तो ये चीज़ क्लियर कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कितना मॉइस्चर है अपॉन उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर तुमको ये बेसिक एग्जांपल से भी ना समझ में आया ना, तो फिर वही है, वीडियो पॉज करो, थोड़ा नींद लो, जाके नहाओ धो, ठीक है, भजन करो, फिर उसके बाद आओ। तो ये समझ आ गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है। तो यानी इसका मतलब ये है कि चाहूँ तो मैं कैपेसिटी बढ़ा घटा भी सकता हूँ किसी एयर की। कैसे? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, छोटा सा दिख रहा है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, देख रहे हो। मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। यानी कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे ही कैपेसिटी बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है। और अगर क्षमता बढ़ रही तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरा ओवरऑल जो यूनिट है कम होगा। अब इसका उल्टा कंसिडर करता हूँ मैं, क्या हो अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूँ? माइंड हैंग हो गया है, ये क्या हो गया? यहाँ तो समझ आ रही थी, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ गई तो ये जो पानी है ये इतना ही पानी है, ये वही वाला पानी है, ये वही वाला पानी है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है। देख लो, कैपेसिटी बढ़ रही है, पानी उतना ही है। अब अगर टेम्परेचर घटा दूंगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी पता है, अभी पढ़ाया था कि ठंडी हवा की कैपेसिटी कम होती है और गर्म हवा की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा भाई, पानी ओवरफ्लो कर जाएगा ना। अब होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स वाटर। मतलब इवेपोरेशन क्या था? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन द वाटर साइकिल दैट चेंजेस लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। भाई इवेपोरेशन क्या था? वाष्पीकरण, जहां पानी गैस में चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था। जैसे कि ये पानी तुम रखो, याद है कभी किया है पानी गर्म जिंदगी में कि नहीं किया है? कि अभी इस ग्रह पे उतरे हो आके सीधा गैस स्टोव में चढ़ाते हो इसको, तो पानी गर्म होता खोलता है। धीरे 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 अगर तुम गैस चालू रखोगे, पानी बचेगा ही नहीं, गया, उड़ गया, उड़ जाता है पानी। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि बस गर्म करते रहो खोलता रहेगा। भाई 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब क्या होगा उसका? अब होगा उसका फेज चेंज, अब होगी उसकी स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का मतलब यह है कि वो द्रव्य से, लिक्विड से गैस बनेगा वो। और कैसे बनेगा? जो एक्स्ट्रा हीट अब जा रही है 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद, जो एक्स्ट्रा हीट जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं। अब क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा हीट एक्वायर करेगा उससे अपने फेज को चेंज कर लेगा, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, और द्रव्य से गैस यानी कि लिक्विड से गैस बन जाएगा। और वो जो एक्स्ट्रा हीट आपने दी, वो जो छुपी हुई हीट थी, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, वेपराइजेशन। इसीलिए बोला जाता है कि आग से आदमी उतना नहीं जलता जितना कि भाप से जलता है, क्योंकि आग तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भाप में वही छुपी हुई ऊष्मा है। ठीक है, सॉरी मैं आग बोल रहा हूँ, आग भी बोल सकते हो। फिर पानी, गर्म पानी से आप उतना नहीं जलोगे जितना कि भाप से जलोगे। क्यों? क्योंकि गर्म पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस का है, और ये जो स्टीम है, जो भाप है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा वो लेटेंट हीट भी है, जिसका यूज़ करके उसने अपने फेज को चेंज किया है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का गैस में चेंज होना। और कंडेंसेशन क्या होता है? इसका उल्टा, गैस का लिक्विड में चेंज होना। इवेपोरेशन कब हुआ था? जब तापमान दिए थे, तापमान बढ़ाए थे, जब ऊष्मा दिए थे, जब हीट दिए थे। तो इससे कंडेंसेशन कब होगा? उसका उल्टा है, तो जब हीट लिए थे। हैं? हाँ, हीट लिए थे। हीट लेंगे कैसे? कैसे हीट लेंगे? आओ ले लेते हैं हीट कैसे लेते हैं? तो हीट ऐसे लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हीट कैसे लेते हैं, हीट कैसे लेते हैं वो समझते हैं, ठीक है। हीट कैसे लेते हैं ध्यान समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये क्या है, बादल है। अब बादल, ये बादल बरसते हैं तो पानी बरसता, पानी कहाँ से आया ये इनको, पानी कहाँ से आया। जब मैं छोटा था, ठीक है, तुम भी थे कभी ना कभी तो इसे बादल उड़ते हुए जाते थे, तो मैं अपनी दादी से पूछता था, दादी दादी को हम दाई बोलते थे, दाई दाई ये बादल कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो दाई बोलती थी कि बउआ कुआं है, कुआं से पानी ले जाते हैं। तो तब तो समझ में आता था, लेकिन आप इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस होगा कि ऊपर कोई कुआं हुआ तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अब कंडेंसेशन जैसी बातें तो मुझे समझ आती नहीं। तो फिर दादी ने ही बोल दिया कि भाई कुआं है, वहाँ से पानी, अब आपको ही पता वहाँ कोई कुआं हुआ तो है नहीं। ये जो पानी है, ये जो नीचे पड़ा था ज़मीन में, जो पानी पड़ा था, यही इवेपोरेट होके गया। यही इवेपोरेट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। भाई ये भाई सुनो जरा, यहाँ से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, क्यों? क्योंकि धूप पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, गैस में बदला। ओके, ये वही ड्रॉप कंसिडर कर लो, ठीक। इसमें क्या हुआ, वाटर वेपर आ गया, ध्यान से सुनियो, वाटर वेपर भर गया पूरा, और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। कल पढ़ाए थे, टेम्परेचर कम हो रहा है टेम्परेचर कम, क्या होगा? हाँ, कंडेंसेशन हो जाएगा अभी। यानी कि अगर वाटर वेपर एक ऐसा पॉइंट रीच कर जाए कि अब जो एयर है वो एक ऐसा पॉइंट रीच कर जाए कि उसकी क्षमता के परे हो जाए, अब वो इससे ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब जहाँ से इवेपोरेट हो के आ रहा है, मान लो कि कोई तालाब है, लेक से इवेपोरेशन हो रहा है, पूरा लेक सूख गया, लो भैया पूरा उसको सोख लिया, एकदम सोखे जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। भाई सुनो तो ये चीज़ को समझो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि हवा की एक क्षमता होगी ना, जैसे तुम्हारे पढ़ने की एक क्षमता है कि तुम पढ़ रहे हो, एक पॉइंट के बियॉन्ड तुम नहीं पढ़ सकते हो, दैट मीन तुम सैचुरेट हो चुके हो। ये पानी है, पानी में मैं चीनी घोल रहा हूँ, थोड़ी घोली मीठा हुआ, और घोली और मीठा हुआ, और घोली और मीठा हुआ। ऐसा तो है नहीं कि एक गिलास पानी में पूरा एक बोरा शक्कर लेके डाल दूंगा और सबको घोरता चला जाएगा, वो पूरे एक चम्मच करके पूरा बोरे को घोर डालेगा। वो एक पॉइंट के बाद वो चीनी लेना बंद कर देगा भाई, वो बोलेगा बस हो गया। तो वो पॉइंट जिसके बाद हवा जवाब दे दे कि हमसे ना हो पाएगा, अब हम और ज़्यादा मॉइस्चर ना होल्ड कर पाएंगे, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ओसांग बोलते हैं। और इस पॉइंट पे आके जो गैस, जो वाटर वेपर था, वो कंडेंस हो जाता है, संघनन हो जाता है। क्यों हो जाता है संघनन? इवेपोरेशन का उल्टा है। इवेपोरेशन क्यों हुआ था? गर्मी दिए थे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया था। अब क्या किए हैं? क्योंकि वो जो गैस है ऊपर चढ़ रही है और ऊपर जाने में टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हीट लेके वो गैस में तब्दील हुआ था, वो हीट उसकी जा रही है। अब वो हीट जा रही है क्योंकि ऊपर जा रहा है, लूज हो गई हीट, तो फिर से लिक्विड बन गया। और जिस पॉइंट पे बनेगा जाके, जिस टेम्परेचर पे जाके बनेगा, ऐसा होगा कि वो अपनी हीट को दे देगा और फिर से लिक्विड बन जाएगा, वो होता है ड्यू पॉइंट या ओसांक। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर becomes fully saturated with moisture causing water vapor to condense into liquid drops। वो वाटर वेपर अब लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसी लाखों मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड बना देंगी। अच्छा, समझ में आई ये चीज़? अब समझ में आया बादल कैसे बनता है कि नहीं समझ में आया? अब कोई तुमसे अगर पूछेगा बादल क्यों बनता है तो समझ में आ गया, ठीक। भारत का भूगोल कब पढ़ाएंगे? दिवाली के बाद। तो बादल कैसे फटता है सर? ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर लेता है क्या? रिया जी अभी उस पर भी आते हैं, सिर्फ वहाँ पर वाटर वेपर का लेना देना नहीं होता। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अंत में याद दिलाइएगा, ठीक है, जब बारिश अभी पढ़ेंगे तब, ठीक है, ज़रूर याद दिलाइएगा इस चीज़ का। ओके, ठीक। सैचुरेट का मतलब होता है संतृप्त हो जाना। जैसे मैं तुम्हें प्यास लगी है पानी वाली, तो तुमने एक गिलास दिया, हाँ, 2, हाँ, 3, बस सर, मतलब बस हो गया, सैचुरेट हो गया, अब हम नहीं ले पाएंगे। अब कोई भी काम तुम मज़े के लिए करते हो, कोई भी काम करते हो, तो ऐसा तो नहीं करते ही रहते हो,
एक पॉइंट आता है ना कि तुम ज़्यादा बस भाई यार बस हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, समझ लो। तो वो होता है आप सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गए हो, समझ रहे हो? ठीक है। तो वैसे ही जब एयर अपना सैचुरेशन पॉइंट रीच कर जाए कि बस अब और वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ कि वो अब जो है वो कंडेंस हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे पता नहीं तुम्हारे मन में डाउट आया कि नहीं आया, लेकिन ये डाउट आ सकता है ना कि जैसे ऊपर उड़ के गया तो बादल ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। यहाँ पर पता चला गैप है, यहाँ पर गैप है, तो ऐसे क्या होता है कि सब एक जगह इकट्ठा हो गए कंडेंस होते हैं। मन में डाउट आ रहा है ऐसा कुछ? क्यों? तो इसको बोलते हैं कोलिजन एंड कोलेसेंस। ये आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं। ठीक है, ये जो बूंदें होती हैं आपस में टकराती हैं और चिपक जाती हैं। अच्छा, अब बारिश कब होगी तो बताएंगे, इतना जल्दी क्या है? ये क्या है? ये भी सर ये तो कोहरा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। क्यों? ये कोहरा है, लेकिन मैं तुमसे बोलूं बेटा ना ये तो बादल है, तो तुम भी सही और मैं भी सही अपनी अपनी जगह। वो बादल जो जमीन में ही बन जाए उसको कोहरा बोलते हैं। अब ये वाला बादल जो जमीन में बनता है कब बनता है, गर्मियों में कि सर्दियों में? अब इसमें भी कुछ ऐसे हैं बोलेंगे गर्मियों में, फिर हम बोलेंगे नहीं सर्दियों में, तो बोलेंगे सर ये समझ नहीं है बता दो। तो सर्दियों में बनता है। अब सर्दियों में क्यों बनता है समझना ध्यान से, क्यों ये बादल वहीं बन जाता है सर्दियों में ज़मीन पे। अब तुमको जो मैंने वो बात टेलीग्राम पे लिखी थी कि अब तुम्हें समझ आएगा कि कोहरा क्यों बनता है। ठीक, ये है ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन है, रोड है। याद करो कल का इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाली कहानी, तापमान का व्युत्क्रमण। क्या पढ़ाया था उसमें कि सर्दियों में जब थोड़ी सी हीट आती भी है दिन के समय में, वो पूरी एस्केप कर जाती है। अब समझ में आया कि क्यों बोलते हैं कि लेक्चर कॉन्टिन्यूटी में देखना चाहिए, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आगे का नहीं समझ, इसीलिए। आज जिनको नहीं पढ़े थे कल गायब थे, तो बड़ा हो गया तुम्हारा खेल खत्म यहीं से। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब थोड़ी बहुत जो हीट आई थी वो रात के समय में चली गई पूरी। क्यों? क्योंकि रात लंबी थी। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या पढ़ाई थी? पहला तो ये था ना कि लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, लंबी रात होगी। दूसरा, बादल नहीं होने चाहिए। तुमने छोड़ दो बादल, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। लॉन्ग विंटर नाइट है, समझ आया? लॉन्ग विंटर नाइट में क्या होता है, ये ज़मीन है, सतह बहुत ठंडी हो गई है क्योंकि ठंडी का मौसम है एकदम, तो ठंडी हो गई एकदम और पूरी हीट चली गई है। तो इतनी ज़्यादा ये ठंडक यहाँ पर आ गई है, इतनी ज़्यादा ठंडक आ गई है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या था कि ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे ठंडा था और ऊपर गर्म था। नॉर्मली ट्रोपोस्फियर में, छोप मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नीचे ठंडा है सतह में और ऊपर थोड़ा गर्म है। तो यानी कि जो यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है दिन के समय में, उसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, नीचे ही उसको ड्यू पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पे वो कंडेंस हो जाएगी, यानी उसका सैचुरेशन यहीं पहुंच गया। लिया मॉइस्चर, इतनी ठंडी हवा थी, क्योंकि ठंडी हवा की कैपेसिटी होती है कम, ठंडी हवा की कैपेसिटी क्षमता होती है कम वाटर कोल्ड करने के लिए। थोड़ा बहुत था ठंड, बस बस बस, बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, बस बस बस। क्यों? ठंडी हवा की कैपेसिटी कम होती है। कुछ होता है ना, 2 रोटी लोग, बस बस अब 2 रोटी, बस बस अब नहीं खा। क्यों? कैपेसिटी कम है उनकी पेट खाने की। तो ठंडी हवा में, ठंडियों में हवा ठंडी होगी, उसकी कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि कैपेसिटी कम हो जाएगी तो नीचे ही कंडेंसेशन हो जाएगा और बन गया फॉग। इसी को बोल देते हैं, इसी को बन गया क्लाउड और इसी को बोल देते हैं फॉग। समझ में आई चीज़ है आपको? ये क्लाउड क्या था? क्लाउड ऊपर जा रहा था, जब ऊपर बहुत कम टेम्परेचर हुआ था, टेम्परेचर जब कम हुआ तो कंडेंस होकर फॉग क्लाउड बन गया। वो क्लाउड यही बन गया, इसीलिए फॉग को क्या बोलते हैं हम? इसी को लो सीलिंग क्लाउड बोल देते हैं फॉग को। अब सर एक चीज़ बताओ, जैसे कि मतलब ये कंडेंस हो गया तो कंडेंसेशन किसी चीज़ के आसपास होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि, तो मैंने डाउट नहीं भी है तो भी मैं बता देता हूँ कि जब ये कंडेंसेशन होता है, जो ड्रॉपलेट जमती है, तो वो किसी ना किसी पार्टिकल के अराउंड कंडेंस होती है, किसी ना किसी पार्टिकल के अराउंड कंडेंस होता है वो लिक्विड, किसी ना किसी पार्टिकल के अराउंड कंडेंस होगा, वो चिपकेगा। उस पार्टिकल को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं?
ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या फिर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस। यानी कि वो पार्टिकल जिसके अराउंड कंडेंसेशन होगा उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या फिर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसको हिंदी में क्या बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे संघनन नाभिक। तो ऐसा नाभिक जिसके अराउंड संघनन हो जाए उसको बोलेंगे संघनन नाभिक या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जहाँ जल वाष्प जो है संघनित हो जाए। अब अगर ये पार्टिकल स्मोक के पार्टिकल हैं, जैसे कि जो बहुत ही इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, जैसे दिल्ली में अभी क्या होता है, दिल्ली में फॉग नहीं स्मॉग होता है। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। फॉग तो था ही, लेकिन जो पार्टिकल के अराउंड कंडेंसेशन हुआ वो स्मोक का पार्टिकल था, काला काला पार्टिकल था, इसीलिए इसमें विजिबिलिटी और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल हैं वो स्मोक के पार्टिकल हैं, काले काले एकदम, और ये बहुत ही घातक होता है हमारी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्मोक का पार्टिकल चलो ऊपर उड़ भी जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके अराउंड कंडेंसेशन हो गया, वाटर कंडेंस कर गया, तो उसको हम एकदम हमारे एकदम कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं बताइए। अब यही फॉग का ही एक दूसरा रूप होता है जिसको बोल देते हैं मिस्ट। जैसे फॉग को हिंदी में बोलते हैं कोहरा, ठीक, और मिस्ट का मतलब होता है कुहासा। मिस्ट में एम से मिस्ट, एम से मोर मॉइस्चर, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसको मिस्ट बोलते हैं। मिस्ट में विजिबिलिटी जो होती है, विजिबिलिटी कितनी होती है, विजिबिलिटी ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, यानी थोड़ी ज़्यादा होती है। मॉइस्चर ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। फॉग में क्या है, फॉग में रिलेटिवली ड्राई होता है, यानी कि लेस मॉइस्चर होता है एज कंपेयर टू द मिस्ट, एंड विजिबिलिटी इज लेस देन अ किलोमीटर। विजिबिलिटी इज लेस देन 1 किलोमीटर। ओके, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, बादल पढ़ा नहीं है, कोहरा पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है। स्मॉग भी आप समझिए। इसी तरीके का वॉग होता है। वॉग क्या होता है, वोल्केनो से निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं उसके अराउंड अगर कंडेंसेशन हो जाए, वोल्केनो वाले पार्टिकल के अराउंड, वोल्केनो के अराउंड धुआं बन जाए, ये फॉग बन जाए, तो उसको बोल देते हैं वॉग। खैर, स्मॉग समझ में आ गया आपको, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में फॉग वी हैव डन इट, मिस्ट वी हैव डन इट। फॉग और मिस्ट मैंने बताया आपको कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये दोनों हमने अभी नहीं पढ़े, ड्यू और फ्रॉस्ट। कभी ये देखा है? अब कुछ बोलेंगे नहीं तो सर ये कैसे होता है, देखा है कभी? फॉग को विजिबिलिटी से मेजर किया जाता है, हाँ। व्हाट इज फ्रॉस्ट? रुक जाओ, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी बताते हैं। स्मोक क्या है सर? डर्टी एयर। लो, स्मोक क्या है अभी ये भी मैं पढ़ाऊँ? तुम लोग एकदम बच्चे मत बन जाया करो फिर, ठीक है। हाँ, स्मोक क्या है? अरे स्मोक नहीं होता, धुआं। जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है, जो धुआं निकलता है, वो ज़्यादा भोले नहीं बन जाते तुम लोग। क्लाउड सीडिंग बता, सब बताएंगे, क्या चिंता क्या कर रहे हो। आर्टिफिशियल रेन बताएंगे। ये देखा होगा तुमने कि ठंडा पानी रखो ग्लास में तो ग्लास के अराउंड कुछ तो हो जाता है ऐसे बार बार। एक मैंने वीडियो भी डाली थी, अगर आप यूट्यूब पे हो तो, मैंने गर्मियों के टाइम पे एक वीडियो डाली थी और उसमें रीज़न भी बताया था। तो बॉटल लेके आओ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ठंडी सी होगी, उसके अराउंड भी इस तरीके से कुछ तो हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाता है, पानी सा जम जाता है बाहर। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये था कांच का गिलास, ठीक है। ये जो कांच का गिलास था या फिर आपकी बोतल थी कोल्ड ड्रिंक वाली, कोई भी ठंडी चीज़, तो ठंडा पानी डालने से ये गिलास हो गया ठंडा और इसकी ये सतह हो गई ठंडी। अब इस सतह के आसपास जितनी भी हवा थी, इस सतह के आसपास वो भी ठंडी हो गई है। बस इस सतह के आसपास जो हवा थी वो भी ठंडी हो गई। ले भैया, क्या हो गया?
उसको पता नहीं था वो हवा सो रही थी, मस्त मज़े में अपने धुन में ज़िंदगी के मज़े ले रही थी। लेकिन जैसे तुमने गिलास में पानी डाला, वो गिलास के पास की जो हवा थी उसको पता भी नहीं चला और उसका तुमने ड्यू पॉइंट तुरंत रीच करवा दिया। धोखा हो गया, कर दिया तुमने उसके साथ। वो सोची थी ऊपर जाऊंगी मैं, तब जाके अपना ड्यू पॉइंट रीच करवाऊंगी, तब बादल बनूंगी। अभी यहाँ पर मज़ा ले लेते हूँ लोगों के बीच में। लेकिन तुमने क्या किया, उसके साथ धोखा किया। तुमने उसका वहीं पे ड्यू पॉइंट करवा दिया। यानी कि वो अभी मान लो ये था, उसके पास कैपेसिटी थी, ये था, मान लो ये है 20 डिग्री। अभी हमारे गर्मियों में मान लो नॉर्मल ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस का, तुम्हारे रूम के अंदर टेम्परेचर है। गर्मियों में तुमने एसी वगैरह भी चला रखा है, फिर भी 20, ठीक है। उस हवा अपना ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अभी कैपेसिटी तो है, किसकी हिम्मत इतनी है जो मुझे कंडेंसेशन करवा दे। तुमने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया, उसका टेम्परेचर भयंकर कम कर दिया। मान लो कि 8 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इतना ज़्यादा क्योंकि वो ठंडी थी। 8 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कर दिया। अब भाई 10 में वो यहाँ पहुँचेगी, 8 में, समझ रहे हो, अब उसकी कैपेसिटी के बाहर जाने लगी चीज़ें। उसको अब कंडेंस होना ही पड़ेगा, इसके अराउंड चिपकना ही पड़ेगा। तो अगर किसी कोल्ड सरफेस के अराउंड, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं, कोई नाभिक नहीं, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, कोई स्मोक पार्टिकल नहीं, बल्कि एक सॉलिड सरफेस के अराउंड कंडेंसेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू। हम बोले तो शबनम की बूंदें है, ओस की बूंदें। अभी जैसे कि सर्दियां हैं तो सुबह के टाइम पे तुम देखोगे, सुबह के टाइम पे ऐसे कहीं छत पे या फिर पेड़ों में, पेड़ों की पत्तियों में इस तरीके के बूंदें पड़ जाती हैं। वो बूंदें क्या हैं, वो तुम अगर बायो के स्टूडेंट तो बेटा ये गटेशन नहीं है वो। गटेशन हाइडाथोट्स में होता है, हाइडाथोट्स किनारे किनारे होते हैं। ये जो बीच में बूंदें जमी हैं, ये शबनम, ड्यू, ओस की बूंदें हैं ये। क्यों? क्योंकि ये जो पत्ती थी ठंडी हो गई थी पत्ती, तो इसके अराउंड जितनी भी ठंडी हवा थी उसका ड्यू पॉइंट रीच कर गया, वो कंडेंस हो गई। समझ में आ गया? नहीं आ गया तो उसको पीछे करो, आराम से देखो, ठीक है। इतने आराम से हम बता नहीं पाएंगे। फ्रॉस्ट पे आते हैं अभी। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट कैसे होता है? मतलब बर्फ़, ये भी फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, यानी यहाँ पे भी एक वाटर वेपर होगा एयर में जो कि कंडेंस हो गया। लेकिन ये पानी के फॉर्म में क्यों कंडेंस हो रहा है? ये हर चीज़ पानी के फॉर्म में हो रही है, हर चीज़ पानी के फॉर्म में हो रही है। ये क्यों जम गया, क्यों जम गया वो समझो। गहरी सांस लो पहले, और अगर नींद में हो तो नींद से जागो पहले, और फिर समझो। नींद से जाग कैसे भी लोग जो ख्याली पुलाव बना, जो डूबे हुए थे कि भाई इंस्पेक्टर बनेंगे, 2 स्टार लग रहे थे, जागो जागो बेटा जागो, कम बैक टू रियलिटी। जैसे ये 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच किया था, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि चाहे तुम बोलो कि ना समय फिर रिपीट नहीं हो गई है। 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ये। अब इससे कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस करूँगा, कंडेंसेशन हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ कितने में जमती है? बर्फ़ कितने टेम्परेचर में जमती है बताओ? 0। बताओ बताओ, 0। एक ऐसी हवा है, एक ऐसा हवा है जिसका ड्यू पॉइंट ना 8 में, ना 7 में, ना 5 में, ना 6 में, ना 4, ना 3 में, ना 2 में, ना 1 में, वो 0 तक में भी नहीं होता। वो -1, -2 में जाके उसका ड्यू पॉइंट रीच होता है। यानी -1, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जब जाते हैं तब उसका कंडेंसेशन होता है, यानी तब उसका ड्यू पॉइंट रीच होता है, तब वो सैचुरेट होती है। क्यों? समझो। आंख बंद करो, ठंडे इलाके में जाओ किसी में जहाँ तुमको लगता है कि ऐसे फ्रॉस्ट, इंडिया में तो ऐसे फ्रॉस्ट वॉस्ट नहीं होता यहाँ पर, यूपी बिहार वगैरह में, लेकिन जम्मू कश्मीर वगैरह में जाओगे तो लद्दाख वगैरह में यहाँ पे होता है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में। या फिर अगर तुम और ठंडे इलाकों में जाओगे ऊपर, तो आंखें बंद करो, सोचो हवा ठंडी है, आंखें बंद इमेजिन करो हवा ठंडी है, गर्मी उतनी पड़ नहीं रही है, यानी तापमान उतना हो नहीं रहा है, धूप उतनी पड़ नहीं रही, तो हवा कैसी है? ठंडी। इवेपोरेशन हो रहा होगा? नहीं, उतना तो नहीं हो रहा होगा, उतना तो नहीं हो रहा होगा। तो यानी एयर में बहुत 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 छोटा सा, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वो बहुत कम होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होता हुआ नहीं है, हवा ठंडी है, हवा ठंडी है, पहले से हवा ठंडी, आंखें खोल सकते हो अभी, ठीक है। हवा पहले से ठंडी मान लेते हैं, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा टेम्परेचर है। अब उसको अगर ड्यू पॉइंट रीच करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, ड्यू पॉइंट रीच करवाने के लिए टेम्परेचर को कम ही करना पड़ेगा हमेशा।
ड्यू पॉइंट रीच करवाने के लिए टेम्परेचर को कम ही करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कैपेसिटी क्षमता बढ़ती है, यानी अभी वो और मॉइस्चर ले सकती है, उसको अभी कंडेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यानी कि कंडेंस होने करवाने के लिए हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ता है। तो अगर मान लो 4 डिग्री सेल्सियस है तो 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, यानी कि वो माइनस में आके कंडेंस हो रही है। और अगर पानी माइनस में जाएगा तो पानी नहीं रहेगा, वो बर्फ बन जाएगी और वो फ्रॉस्ट बन जाएगा। समझे आप? तो बन गया फ्रॉस्ट। समझ में आई चीज़? सर अगर मान लो कि ऊपर जाके मान लो ऊपर जाके ऐसा बर्फ जमा, क्योंकि मान लो जैसे ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ऊपर जाके बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट उसका ड्यू पॉइंट रीच किया, तो हाँ, तो ऊपर जाके ना वो बादल जो है उसमें पानी नहीं होगा, उस बादल में वो बर्फ़ होगी। और फिर जब पानी गिरेगा तो बर्फबारी होगी। लेकिन ये चीज़ तुम्हें समझ में आई कि नहीं? जैसे शबनम में ओस की बूंदें हैं और ठंडे इलाकों में ऐसे शबनम की बूंदें नहीं होती, ओस की बूंदें नहीं होती, वहाँ फ्रॉस्ट होता है। समझ गए? सर आंखें खोल लो बेटा, बोल दिया है, कान भी खोलने होते हैं। स्नो कैसी होती है? बस दीपिका जी अब इसी पे आ रहे हैं, ये समझ गए, अब स्नो पे आते हैं। ये लिखा हुआ है, खुद से पढ़ेंगे, समझा तो मैंने दिया ही है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो ड्यू, फॉग और मिस्ट होते हैं ये तब बनते हैं जब इनका ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट? एंड क्लाउड्स भी वही फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है। फ्रॉस्ट तब बनता है जब उसका ड्यू पॉइंट कम हो फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, और 0 से भी अगर कम हो, -1 -2 -3 -4, ड्यू पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन इन विच द एयर सैचुरेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, पाला पड़ेगा। अब जैसे कि दीपिका जी ने पूछा सर ये क्या पूछा था, स्नोफॉल कैसे होती है, राइट? हाँ, तो आते हैं उस पर। पानी के ड्यू तो सारे जगह सेम होगा ना सर? पहले तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जब आप लिखा करें तो इस उम्मीद से लिखा करें कि सर हमारा कमेंट देखेंगे, और देखेंगे तो उनको समझ में भी आना चाहिए। पानी के ड्यू तो सारे जगह सेम होगा ना सर? अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ सारी जगह क्यों सेम होगा? शायद आप बोल रहे होगे कि ड्यू पॉइंट हर जगह सेम होगा। ड्यू पॉइंट क्यों सेम होगा? अभी बताया, जो गर्म हवा होती है उसका ड्यू पॉइंट, उसका क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा होती तो ड्यू पॉइंट बड़ा होगा भैया, ज़्यादा होगा ड्यू पॉइंट उसका। क्यों ड्यू पॉइंट ज़्यादा होगा? समझो, ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे कि वो एयर सैचुरेट करेगी, बस अब ना हो पाएगा। लेकिन गर्म हवा की तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो और लेगी, और लाओ, कोई दिक्कत नहीं, और लाओ। यानी कि जब तुम बहुत ज़्यादा उसका कोई कैपेसिटी है तो ड्यू पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो हर जगह सेम नहीं हो पाएगा वो। सर साफ मौसम में बादल क्यों नहीं होते हैं? जैसे सनी डे में होता है, बट उस टाइम पे तो इवापोरेशन ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इवापोरेशन किसका होगा बेटा? इवापोरेशन किसका होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, एकदम ठीक है, क्लियर मौसम है, धूप भी पड़ रही है, लेकिन पानी तो है ही नहीं उतना ज़मीन में। पानी, सर पानी के समुद्रों में है तो समुद्र में होती है बारिश, कोस्टल इलाकों में, इसलिए तटीय इलाकों में बारिश होती है, इसीलिए तटीय इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है। और वहाँ से समुद्र है तो समुद्र में नमक भी होता है, सॉल्ट भी होता है, तो वही सॉल्ट ऊपर जाके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी बन जाता है और बारिश करवाता रहता है। लेकिन यहाँ पे फरवरी मार्च के टाइम पे पानी तो है नहीं ज़मीन पे, तो चाहे तुम जितना टेम्परेचर कर दो, कहाँ से होगा इवापोरेशन? किसका होगा इवापोरेशन? तो कहाँ से बनेंगे बादल? अब आते हैं कि अगर मान लो कि वाटर वेपर तो सर खूब है, खूब दबा के पानी पड़ा हुआ है, दबा के धूप पड़ रही है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई नहीं है, संघनन केंद्रक नाभिक नहीं है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड सीडिंग का, विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा, हवा जो है खूब ज़्यादा मॉइस्चर है उसमें, लेकिन उसको कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है पार्टिकल जिसके अराउंड वो खुद को कंडेंस कर सके। और जब तक वो खुद को कंडेंस नहीं कर पाएगी तब तक बारिश नहीं होगी। बारिश मैंने तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया, बस पढ़ाने ही वाला हूँ इसके बाद, कि बारिश क्यों होती, कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा हिंट अभी मैंने पीछे भी दिया था आपको कि ये जो वो जितने भी ये बूंदें हैं पानी की, ये आपस में मिलती हैं, कोलाइड करती हैं, आपस में चपक जाती हैं, उसको बोलते हैं कोलिजन एंड कोलेसेंस। कोलिजन मतलब टकराना, कोलेसेंस मतलब चपकना। हाँ, तो अभी तो ये इनका कंडेंसेशन हुआ ही नहीं किसी न्यूक्लियर, खूब यहाँ पर मॉइस्चर खूब है, कोई कमी नहीं है। यानी कि
अंदर जो है एकदम भरे पड़े हैं, लेकिन क्या करें, कोई मिल ही नहीं रहा है। और जैसे मिला पूरी एकदम जो है, अब खैर समझ तो गए ही होगे, तो बस वही है, भरा पड़ा है पूरा मॉइस्चर से, कोई मिल नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग कर देते हैं, उसमें पार्टिकल डाल देते हैं, सिल्वर आयोडाइड वगैरह डाल देते हैं। तो जो भरा पड़ा था, कोई मिल नहीं रहा, उसको दे दिया, लो 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 लो, चपको इसके अराउंड, चपक जाओ, चपक जाओ, अपनी पूरी कर लो जो तुम्हारी थी सब कुछ। तो इसके अराउंड क्या है, वो चपक जाता है, चपक जाएगा, बारिश हो जाएगी। कैसे होगी, पढ़ते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल रेन पोल्यूशन कैसे क्लियर करती है, वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मान लो कि यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब हम तो दिल्ली में इसलिए क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है ताकि पोल्यूशन जा सके, क्योंकि बारिश होगी तो जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वो धुल जाएंगे एटमॉस्फेयर से और पोल्यूशन हट जाएगा, छट जाएगा पोल्यूशन, ठीक है। तो दिल्ली में जो ये करवाई जाती है आपकी आर्टिफिशियल रेन, ये इसीलिए करवाई जाती है ताकि पोल्यूशन हट सके, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त होता है। सर डीप हो रहा है, सर जब डीप नहीं होता तो तुमको समझ में कहाँ आएगा। सर एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए मेंस की क्लासेस करूँ या सिर्फ नोट्स से लिटिल बॉय करूँ? नोट्स से लिटिल बॉय करो ही करो, ठीक है, नोट्स बार बार रिवाइज करो, है ना। सर वाई सो स्टिकी एंड ह्यूमिड इन कोस्टल एरिया? ये पोन्यो जी मुझे बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए था, आपको खुद समझ जाना चाहिए था भाई। तटीय इलाके हैं, वही ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम लोग ज़्यादा जानबूझ के देखते हैं सर क्या जवाब देते हैं इसका, देखते हैं, आता तो है मैं, लेकिन देखते हैं सर क्या जवाब देते हैं ना। तो यहाँ पर ठीक है, जैसे चेन्नई वगैरह, जैसे ये चेन्नई वगैरह में जाओ या फिर मतलब कोची वगैरह में, कोस्टल इलाकों में, तो यहाँ उम्र इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी खूब है और यहाँ पे पानी भी खूब है समुद्र के आसपास। अब ऊपर चले जाओ पोलर एरियाज़ में, यहाँ पे, तो यहाँ पर समुद्र के किनारे भी जाओगे तो क्योंकि धूप ही नहीं है उतनी, तो फिर मॉइस्चर नहीं होगा। इक्वेटर के आसपास मतलब टॉरिड जोन में, टॉरिड जोन समझते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का क्षेत्र है, समुद्र किनारे यहाँ पर, क्योंकि हीट भी ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ सन भी आती हैं एंड पानी का स्रोत भी है। अब मेन हम आ रहे थे किस पे, कि बारिश होती क्यों है, क्योंकि कोलिजन एंड कोलेसेंस हो गया। तो एक्चुअल में सिर्फ बारिश ही तो नहीं होती है, पानी ही तो ऊपर से नहीं आता है, बर्फ़ भी गिरती है, स्नोफ्लेक्स भी गिरते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। जैसे कंडेंसेशन सिर्फ क्लाउड के फॉर्म में तो होता नहीं है, फॉग भी बनता है, मिस्ट भी बनता है, फ्रॉस्ट भी बनता है, तो उसको हम कंडेंसेशन बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के प्रकार। उसी तरीके से ये वर्षण के प्रकार हैं। प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ। जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, यही प्रकृति का नियम है। तो जो नीचे ऊपर जाने की प्रक्रिया को, पहले वो ऑपरेट हुआ, देन कंडेंस हुआ, देन वो नीचे आया, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि वो एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाएगा, बूंद इतना बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि चपक गया है, तो आपस में जब चपक गए हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा कि ग्रेविटी बुलाएगी, आजा नीचे आजा, बारिश कर जा, मेरी प्यास बुझा जा। मतलब वैसा ज़मीन बोलेगी बादल से कि आ जाओ बेटा इधर, ग्रेविटी बोलेगी बादल से, ड्रॉपलेट से आ जाओ इधर पे, नीचे आ जाओ, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो वर्षा इतने तरह की होती है। वर्षा होती है जब लिक्विड वाटर आता है ना, पानी गिरता है। जब बर्फ़ गिरती है ना, स्नो गिरती है, स्नोफॉल होता है। ये होता है ना, वो वैसी टाइप स्नोफॉल होती है कि मतलब वाह स्नोफॉल में है ना एंजॉय कर रहे हैं, है ना, कर रहे हो ना, मतलब नहीं बेटा ड्रीम में मत जाओ, ख्याली बुलाओ मत पे कहो कि वो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है, समझ रहे हैं हम, तुम्हारी भावनाएं समझ रहे हैं, तुम तुरंत कश्मीर पहुंच जाते हो। आ जाओ इधर आ जाओ, स्नो बेटा, हिमपात, मतलब बर्फबारी हो रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बताओ जब ओलावृष्टि होती है तो अच्छा लगता है, चटपट लगे तुम्हारे सिर में, तो मजा आएगा तुमको। तो खिंचवाओगे फोटो ऐसे दोनों बाहें फैला के? नहीं कर खिंचवाओगे, क्यों? क्योंकि भाई बड़ी जोर के लगते हैं, ये जोर के नहीं लिखते हैं स्नो, तो इनमें अंतर है। स्लीट, हेल, इन सब में अंतर है, ठीक। तो तुम ये तो समझ पा रहे होगे कि ये जो रेनफॉल हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई के अराउंड हुआ है, और कंडेंसेशन तब हुआ है या फिर ड्यू पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा ही था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, और इन सारे केसेस में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो मुझे बताओ, छोड़ो रेन, समझ आया? स्नो में यही होता है क्या, जो वो कंडेंसेशन होता है वो एक
कंडेंसेशन एक किसके अराउंड होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड तो होता है, लेकिन ड्यू पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो क्योंकि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, -1 -2, तो जो कंडेंसेशन होगा वो स्नो के फॉर्म में होगा और वो गिरेगी। अब ये ओला और ओले वृष्टि क्या होते हैं, स्लीट और हेल, वो समझो। ठीक, ओके। हेल पहले समझ लो, स्लीट समझ में आ जाएगा, या तुम पहले स्लीट समझ लो। स्लीट भी ना छोटे साइज़ की जो बर्फ़ पड़, मतलब छोटे साइज़ की, भाई ओलावृष्टि तो सबने देखी होगी ना, जैसे गर्मियों के टाइम पे बड़े बड़े ये ओले पड़ते हैं, कि ये भी नहीं पड़े कि सर ये तो हमने नहीं देखे, हम तो अभी इस धरती पे हैं, हमें तो नहीं पता ये क्या होता है। देखा ना, वो बड़े बड़े तो बड़े बड़े तो हेल, छोटा छोटा है तो स्लीट, छोटा छोटा है तो स्लीट, और स्लीट ज़्यादा मार देता है। और ये जनरली जो है ठंडे इलाकों में होता है। क्यों? ठंडे इलाकों में क्या होता है कि जब ये कंडेंसेशन हुआ स्नो के फॉर्म में, स्नो, अगर स्नो सीधा गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं, वाओ, सेल्फी वेल्फी खूब फोटो वोटो खिंचाओ। लेकिन स्नो जब नीचे आई और ये पार्ट, और यहाँ पर एक वार्म लेयर है और एक डीप लेयर है, दैट इज देर इज अ वार्म लेयर अबव अ सब फ्रीजिंग लेयर। इन वर्ड को नोट करना, पकड़ लेना, पकड़ के रखना। फील तो लेना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है तो फील के बेसिस पे सॉल्व होता है और कुछ टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे सॉल्व होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। व्हेन आ वार्म एयर, वार्म लेयर ऑफ वार्म एयर lies above a सब फ्रीजिंग लेयर। सब फ्रीजिंग लेयर ये है जहाँ हर चीज़ जम जाए, उसके ऊपर गर्म हवा है, तो जब वो स्नो आई पिघल गई, और पिघल के एकदम से जम गई वो, तो वो स्लीट बना देता है। अब हेल प्रोड्यूसिंग का हेल कैसे होता है, तो ये बड़ा एक अच्छा केस है जहाँ पर आपके मन में डाउट आना चाहिए कि ठीक है, ठंडे इलाकों में क्या ठंडी रहती है बहुत, आपने पढ़ाया था वहाँ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, तो ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के कम रहता है, तो कंडेंसेशन 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पे ही होता है, इसीलिए वो बर्फ़ गिरती है। समझ गए बात। लेकिन अब ये बताओ सर जी, जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो पानी भी गिरता है और ओलावृष्टि भी होती है, सॉलिड भी आता है, ऐसा क्यों? पानी भी आ रहा है, सॉलिड भी आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या कंडेंसेशन कुछ का पानी की तरह हुआ, कुछ का ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर था और कुछ का ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे था? अब बताओ। अब तुम समझ गए कि ठंडे इलाकों में बर्फ़ गिरेगी और यहाँ ट्रॉपिकल इलाकों में पानी गिरेगा, लेकिन ट्रॉपिकल इलाकों में जैसे हमारे इंडिया में ही, यूपी बिहार में हम रह रहे हैं, तो यहाँ क्यों ओले गिर जाते हैं भाई? यहाँ कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट है? तुमने देखा होगा ओलावृष्टि ऐसे नहीं होती नॉर्मल, जब जो बारिश हो रही नॉर्मल पट 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 नॉर्मल सी, उसमें नहीं होती वो। जब बहुत ही भयंकर एकदम से आंधी तूफान वाली बारिश होती है, ये बात तुम एग्री करोगे कि नहीं करोगे? जब आंधी तूफान वाली बारिश होती है तभी ओलावृष्टि होती है। तो होता क्या है कि ये जो बादल बने हैं, यहाँ पे जो कंडेंसेशन हुआ है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ड्यू टू द इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ एयर, व्हाट, ड्यू टू द इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ वार्म एयर, इतनी जोर का उसको चढ़ा के ले जाएगा, इतनी जोर से ऊपर फेंक के मारेगा, इतने कम टेम्परेचर में उसको लेके जाएगा। बिकॉज यू शुड नो कि ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कितना कम होता है, -60 डिग्री सेल्सियस तक ट्रोपोपॉज पे चला जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि ऊपर कोई वहां पे मिल नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है कि ड्यू पॉइंट ही रीच हो जाता है नॉर्मली, लेकिन क्योंकि इतनी भयंकर ऊपर की हवा ये उठ रही है, तो ऊपर ले जाके इसको बर्फ बनाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर हवा ले जाएगी इसको, फिर बर्फ बनाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर बर्फ बनाएगी। तो इसी वजह से जब हेलस्टोन गिरता है तो हेलस्टोन को हम बोलते हैं कि इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो अगर कंसेंट्रिक रिंग लिख के आ जाए कीवर्ड, तो वो हेलस्टोन होगा, वो हेल होगा वो। क्यों? अब देखो ये लेयर सी बनी हुई, इसमें जितनी लेयर दिख रही है उस पत्थर में, उस ओले में, उसका मतलब इतनी बार ही उसको ऊपर ले जाया गया है। कौन ले गया है? ये जो वार्म एयर ऊपर से एकदम भयंकर उठ रही है वो। और जब इतना भारी हो जाता है कि वो नहीं होल्ड कर पाता है तो नीचे गिर जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही यही होता है कि जब वो ऊपर ना रह सके, टिक ना सके, ग्रेविटी उनको नीचे बुला ले, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जो इन डिफरेंट फॉर्म में होती है। समझ में आई चीज़ कि नहीं आई, बताइए।
तो ये सब इंद्रदेव का काम है। हाँ, ये भी सही है। क्रिस्टल क्लियर, ओके, ठीक, क्लियर। क्या डाउट आया था किसी का? एक सेकेंड। ओके, ठीक है, उस पर भी आएंगे अभी। जो आप पूछ रहे हो, बारिश जो बादल फटते हैं, तो समझिए। अब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के डिफरेंट फॉर्म्स और किस तरीके से बारिश होती है, बारिश के प्रकार पढ़ेंगे। अभी हमने प्रेसिपिटेशन के प्रकार पढ़े, वर्षण, जिसमें कि बारिश एक प्रकार है प्रेसिपिटेशन का। अब कितने तरह की बारिश होती है वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्लाउड कितने तरह के होते हैं वो पढ़ते हैं। बस थोड़ा पानी ग्रहण कर ले। तो अभी समझ में आया कि भाई सर्दियों में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, खासकर लड़कियों का। लड़कियां कुछ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं स्किन को लेके। पहली बात तो ये है कि लड़कियों स्पेसिफिक क्यों मैंने बोला, और दूसरा इसलिए, जैसे मैंने भी बताया भाई मेरे होंठ फटना तो शुरू हो गया, तो वैसलीन रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कम है। मॉइस्चर कम क्यों है? मॉइस्चर इसलिए कम है क्योंकि जो है यहाँ पर धूप कम निकल रही है, धूप कम है, और क्योंकि पानी भी जितना भी था वो तो सब चला गया, ज़्यादा पानी भी नहीं है, तो इस वजह से मॉइस्चर नहीं है। और मॉइस्चर नहीं है तो मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। क्लाउड पे आते हैं, ठीक। क्लाउड क्या होते हैं? विजिबल मास ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, और किसके अराउंड सस्पेंडेड है तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। आइसोनेफ क्या है? तो आइसोथर्म याद करो, मैंने क्या बताया था कल। आइसोथर्म क्या था? वो लाइन जो उन पॉइंट को कनेक्ट कर रही है जिनका सेम टेम्परेचर है। याद आया कुछ पुरानी क्लास? इसीलिए बोलते हैं सारी क्लास एकदम कॉन्टिन्यूटी में एक के बाद एक देखो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 15 डिग्री सेल्सियस का ये आइसोथर्म है, तो मतलब इन सारे पॉइंट पे जितने पॉइंट इस लाइन पे पड़ेंगे सब में 15 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है। आइसोनेफ वो लाइन है जो उन पॉइंट को कनेक्ट कर रही है जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस लेवल है, जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्लाउड है। तो जैसे थर्म इज़ अ रूट वर्ड फॉर टेम्परेचर, नेफ इज़ अ रूट वर्ड फॉर क्लाउड। बादल के लिए होता है नेफ रूट वर्ड। तो जहाँ पे सेम लेवल ऑफ बादल है उसको हम बोलते हैं आइसोनेफ। ओके, चलो। बादल के तुमको अभी मैं 4 प्रकार पढ़ाऊंगा, ठीक है। 4 तरह के बादल। ये हैं एकदम घने बादल। कब होते हैं? बारिश में होते हैं। एकदम काले बादल, एकदम मजा, ऐसा ऐसा नहीं तुमको लोगों को लगता है ऐसे, मुझे तो लगता है ऐसे एकदम अंधेरा छा गया दिन में, हाय हाय क्या मज़ा आता है अंदर से। नहीं आता तुम लोगों को ऐसे ऐसे एक्साइटमेंट, इससे फीलिंग आती होगी कि भाई वाह वाह अंधेरा हो गया दिन में, एकदम अंधेरा कायम रहे, किल्विश जी आ गए। तो ऐसे बादल जो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, दे आर ओपेक टू सनलाइट, एंड बारिश का काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन दे के जाते हैं भाई बारिश तो अब होगी, बस हवा ना आए, हवा बस इनको उड़ा के ना ले जाए, नहीं बारिश तो पक्का है आज। ऐसे बादलों को बोलते हैं निम्बस। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड निम्बो विच मीन्स रेन बियरिंग। समझ में आई? काले बादल नहीं सर, काले बादल कैसे होते हैं सर, समझा दीजिए थोड़ा सा। यहीं खींच के मारेंगे, बता रहे हैं, अगर ज़्यादा तुम भोले बनने की कोशिश करी तुमने तो, ठीक। देन आते हैं ये क्लाउड जो लेयर के फॉर्म में होते हैं, लेयर बाई लेयर बाई लेयर, ऐसे परत बाई परत, उनको बोलते हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटा का मतलब ही मैंने आपको बताया था लेयर। कौन सी रॉक होती है, कौन सी चट्टान होती है जो लेयर्ड फॉर्म में होती है, लेयर बाई लेयर होती है। हाँ, साइज़ का डिफरेंस होता है, एंड कहाँ पे बनते हैं उसका डिफरेंस होता है। स्लीट और हेल में, स्लीट ठंडे इलाकों में बनता है क्योंकि वो ठंडे होकर स्नो के फॉर्म में जमे, लेकिन एक गर्म लेयर बीच में मिल गई तो पिघल गए और फिर से एकदम से जम गए, तो एकदम से जमे तो स्नो के फॉर्म में नहीं जमे और एकदम से गिरे। लेकिन सब फ्रीजिंग लेयर आपको गर्म इलाकों में तो सब फ्रीजिंग लेयर देखने को नहीं मिलेगी भाई। सब फ्रीजिंग लेयर का मतलब है सतह, पृथ्वी की सतह के नीचे एकदम ठंडी लेयर। और याद करो ये तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो कब होता है? जब ठंडियाँ होती हैं, और ओला जब गिरता है वो तब ठंडी का मौसम तो होता नहीं है, ठीक है। तो जब ओला कब पड़ता है? गर्मियों में। वो इंटेंस अप ड्राफ्ट ऑफ एयर, फिर अप ड्राफ्ट, फिर अप ड्राफ्ट, तो कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, चलो, सेडिमेंट्री बनती है बिल्कुल। और ये है हमारा तीसरा फॉर्म ऑफ क्लाउड, जो कि आपने देखा होगा ऐसा फ्लावर शेप में होता है, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी टाइप होता है ये। देखा है कि नहीं देखा है? हैं? नहीं तो आसमान में जाओ, अभी तो आजकल आसमान क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह के बादल देखे होंगे जो ये कॉलीफ्लावर शेप के होते हैं, जिनका बेस फ्लैट होता है, जिनका बेस
जो तल है वो एकदम फ्लैट है, चपटा हुआ है, चपटा बेस है। देख लो सबका चपटा बेस है कि नहीं, चपटा बेस है, कॉलीफ्लावर शेप है। ऐसों को बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। हिंदी में भी सब लिखा हुआ है, बस अभी पहले समझ लो, ठीक है। ये तरह के बादल तीसरे हो गए। चौथे और आखिरी ये तुमने देखे होंगे जो आजकल तुमको देखने को मिलते हैं, बहुत ऊपर आसमान में ऐसे देखो तो ऐसे चिड़िया के पंख जैसे फेदर शेप्ड क्लाउड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सिरस क्लाउड्स। सिरस क्लाउड्स, ओके। 4 तरह के पड़े। निम्बस घने, काले, ग्रे शेप्ड, ओपेक टू सनलाइट, सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, बारिश तो करवाएंगे ही करवाएंगे। स्टेटस जो लेयर फॉर्म में होते हैं। क्यूमुलस कॉलीफ्लावर शेप के होते हैं, बंद गोभी टाइप फ्लैट बेस होता है उनका। सिरस फेदर शेप के होते हैं, बहुत ऊपर होता है। अब इनमें से जो निम्बस और जो स्टेटस है ये लो लेवल क्लाउड हैं, 4 किलोमीटर से नीचे ही देखने को मिलेंगे। क्यूमुलस मिडिल लेवल क्लाउड है, 4 से 7 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। ये अंडर 4 किलोमीटर मिल जाएगा, सॉरी, ये अंडर 4 किलोमीटर मिल जाएगा, ये अंडर 4 किलोमीटर मिल जाएगा। 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर क्यूमुलस बीच में है, ये बीच में देखने को मिलते हैं, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, ठीक है। ये 8 से लेके 12 किलोमीटर यानी बहुत ऊपर है। क्या कभी ये बारिश करेंगे? क्या तुमने देखा ये बारिश कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं? नहीं, क्योंकि ये आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं ये, क्योंकि इतने ऊपर हैं भैया, तो सोचो एकदम जमे हुए होंगे ये। सी से कॉलीफ्लावर, सी से क्यूमुलस, बेटा सी से सिरस भी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए, देख लेना, ठीक है। 8 से 12 किलोमीटर तो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे सिरस क्लाउड, और ये सबसे हाई लेवल क्लाउड होंगे। समझ गए? आप इस समझो कि क्लाउड का 60% काम हो गया, 60 to 70% मैं बोलूँगा, 70% काम हो गया। अब क्या है? अब यही क्लाउड का मिक्सचर बनता रहता है, जैसे कि निम्बोस्टेटस। निम्बोस्टेटस मतलब निम्बस और स्टेटस मिल गया। जीवन इतना आसान तो होता नहीं है कि नहीं बस निम्बस ही है, नहीं स्टेटस ही है, मिल भी तो सकते हैं। तो निम्बोस्टेटस, निम्बस और स्टेटस मिल गया तो निम्बोस्टेटस। स्टेटस और क्यूमुलस मिल गया, स्टेटो क्यूमुलस। क्यूमुलस और निम्बस मिल गया, क्यूमुलो निम्बस। सिरस और स्टेटस मिल गया, सिरो स्टेटस। सिरस और क्यूमुलस मिल गया, सिरो क्यूमुलस। सर सवाल कैसे बनेगा इसमें? सवाल इसमें ऐसे बनेगा कि बताओ कौन सा लो लेवल क्लाउड है, कौन सा मिडिल लेवल क्लाउड है और कौन सा हाई लेवल क्लाउड है। तो तुम मुझे बताओ, जिस भी क्लाउड में मैं सिरस लगा दूंगा, सिरस क्योंकि हाई लेवल क्लाउड है, सिर्रो आ जाएगा, सिर्रो, सिरस, क्या वो हाई लेवल होगा, मिडिल लेवल होगा, लो लेवल होगा? सिंपल सी बात है, सिरस अटैच कर दूंगा तो वो हाई लेवल क्लाउड ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हें डाउट कैसे आ सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने तुम्हें बताया सिरस जो है, सिरस ये सबसे ऊंचाई में देखने को मिलता है, सबसे ऊंचाई में होता है, बहुत ऊंचाई में होता है। तो कोई किसी को इसके साथ अगर मिलना भी है तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, अगर इससे अपॉइंटमेंट लेनी है तो जो भी बनेगा वो ऊपर ही बनेगा। तो अगर किसी भी बादल के साथ सिरस वर्ड अटैच्ड है, सिरो वर्ड अटैच्ड है, तो वो हाई लेवल क्लाउड ही होगा। और अगर किसी भी बादल के साथ निम्बो वर्ड अटैच्ड है तो निम्बस क्योंकि नीचे ही बनता है, क्योंकि निम्बस रहेगा ही नहीं अगर वो ऊपर चला जाएगा। तो कहाँ उसमें इतनी क्षमता रहेगी कि वो सनलाइट को ब्लॉक कर सके, कहाँ उसमें इतनी क्षमता रहेगी कि वो बारिश कर सके, कहाँ उसमें क्षमता रहेगी कि वो ग्रे रह सके। तो अगर किसी को आके मिलना भी है तो उसको नीचे ही आना पड़ेगा, यानी कि निम्बो सिरस तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी निम्बस और सिरस का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि सिरस कभी नीचे नहीं आएगा, निम्बस कभी ऊपर नहीं जाएगा। यानी इन दोनों ने ठान रखी है, तो ठान रखी है तो हमारे लिए आसान है कि सिरो जिसके साथ अटैच हो गया वो हाई लेवल है, निम्बो लो लेवल है, बिना सोचे समझे मारना है, ठीक। अब जिस भी के साथ अल्टो अब बात ये आती है बीच में किसके साथ रखें? बीच सर क्यूमुलो को रख सकते हैं कि जिसमें जो है क्यूमुलो वर्ड अटैच है वो जो है बीच में एकदम। नहीं भाई, को तुम खुद सोचो। अब तुम खुद ही सोच लो तुम कि सिरस के साथ कोई जाके समझ ना ध्यान से, सिरस के साथ जाके कोई मिल रहा है या निम्बस के साथ नीचे आके कोई मिल रहा है, तो कौन जाएगा ऊपर, कौन जाएगा नीचे? बीच वाला ही जाएगा, बीच वाला ही ऊपर या नीचे वाले को मजे। भाई एक ये है, मैं वहां ना आ रहा, ये तो दोनों से मजे ले सकता है, मतलब दोनों के साथ मिल सकता है ना, है कि नहीं?
बताओ, इधर भी जा सकता है इधर भी। ये क्यूमुलस है, ये क्यूमुलस है जो दोनों साइड से मजे ले सकता है। तो ये ऊपर भी जा सकता है नीचे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब इसका कोई ठिकाना ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जिसके साथ क्यूमुलस अटैच है उसको मिडिल लेवल क्लाउड बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमने एक वर्ड याद किया, दैट इज ऑल्टो। क्यों? क्योंकि ऑल्टो तो मिडिल लेवल उनकी जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास होती कि नहीं होती है? ठीक है, मिडिल क्लास वाले ही तो ऑल्टो रखते हैं गाड़ी, तो बस मिडिल लेवल क्लाउड होते हैं ऑल्टो। तो ऑल्टो जिसके साथ अटैच रहो मिडिल लेवल क्लाउड हो जाएगा। सर ये होता है क्यूमुलोनिम्बस, ना ये लो लेवल है ना मिडिल लेवल है, इसका इतना वर्टिकल एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, नीचे भी है, बीच में भी है, ऊपर भी है, समझे? अब जैसे ये है सीरो क्यूमुलस, देख रहे हो, सीरस के साथ मजे ले लिया, निम्बस के साथ भी मजे ले लिए, स्ट्रेटस वो भी लो लेवल क्लाउड है, स्टेटस भी लो लेवल क्लाउड है, स्टेटस के साथ भी मजे ले लिए इसने, सबके साथ मजे ले रहा है, कोई ठिकाना नहीं है इसका। तो तुम ये मत समझो ना कि जिसमें क्यूमुलस अटैच है तो मिडिल लेवल होगा ना, जिसके साथ सिरस है वो हाई, जिसके साथ निम्बस है वो लो, और जिसके साथ अल्टो है वो बीच का। ठीक है, और क्यूमुलोनिम्बस किसी का नहीं है। ये वो क्लाउड है जब साइक्लोन वगैरह आता है, जब बहुत थंडर स्टॉर्म आता है, जब बहुत भयंकर बारिश होती है, जिसमें हेल स्टॉर्म वगैरह गिरता है, जब भी देखा था इंटेंसिव ड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, वो क्लाउड है, ये वो बादल है जिसमें एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, बहुत भयंकर इसमें वर्टिकली देख रहे हो कितना वर्टिकली डेवलपमेंट है। एंड इट हैज़ एन एनविल टॉप। ठीक है, एनविल टॉप है ये, एनविल टॉप बोलते हैं इसको। एनविल टॉप क्या होता है? कभी जूता सिलाया है मोची से? तो मोची जिसमें वो रख के सीता है जूता, वो कुछ इसी तरीके का होता है, उसका टॉप इस तरीके का, एनविल टॉप। तो इसका एनविल टॉप होता है। ठीक है, समझ में आई चीज़? ये हैं डिफरेंट तरह के बादल, क्यूमुलोनिम्बस, एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट एंड एनविल टॉप। बहुत भयंकर बारिश करेंगे क्यूमुलोनिम्बस वाले, बहुत भयंकर। तो निम्बस लो लेवल, स्टेटस लो लेवल, क्यूमुलस मिडिल लेवल, सीरस हाई लेवल। ठीक है, और क्यूमुलोनिम्बस एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, बहुत भयंकर थंडर स्टॉर्म करते हैं, जब चक्रवात आता है तो यही बादल बनते हैं। खत्म, ये लेयर्ड होते हैं, स्टेटा फॉर्म में होते हैं, लेयर्ड होते हैं। क्यूमुलस वाले कॉलीफ्लावर शेप होते हैं, बेस फ्लैट होता है, सब वही है भैया, सब वही है। क्यों आया मजा कि नहीं? एनाबैटिक एटबैटिक, कुछ लोग आगे ही चलते रहते हैं ना, बताते रहते हैं कि यार ये बढ़ाना है तुमको, हाँ हमें सब पता है। वाई निम्बस कांट मूव अप, वाई निम्बस कांट मूव अप, तो निम्बस निम्बस नहीं रह जाएगा ना। और कितना ऊपर मूव करेगा तुम मुझे बताओ, कितना ऊपर मूव करेगा, कितना ऊपर मूव कर पाएगा वो निम्बस? निम्बस इसीलिए निम्बस है, निम्बस ग्रे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड किया है, बहुत भयंकर मॉइस्चर होल्ड किया है, और ऊपर जाके उतना मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाएगा वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सारे आपस में कोलिजन और कोलेसेंस हो रखा है, आपस में वो मिल चुके हैं। अब ग्रेविटी बस उनको बुलाने वाली, ऊपर नहीं जा पाएंगे वो इतना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं वो, तो ऊपर नहीं जा पाएंगे वो। सिरस क्लाउड से रॉकेट क्यों नहीं टकराते? बेटा वो क्लाउड है, पत्थर नहीं है जो टकरा जाएगा। चलो, तो अभी आते हैं इस पे। भाई जब वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थोड़ा बन जाता है चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से, तो वहीं उसी टाइम पे लाइटनिंग और थंडर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोलिजन करते हैं तो उसकी वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, और इसी की वजह से लाइटनिंग देखने को मिलती है। कोलिजन आपने देखा होगा, लाइटनिंग तभी होती है बरसात के टाइम पे, जब बहुत भयंकर बारिश हो रही हो, है ना, वही ओलावृष्टि वाली टाइप। तो इतना ज़्यादा इंटेंस वर्टिकल मतलब वो अपड्राफ्ट होता है विंड का, कि बहुत ज़्यादा उनका आपस में कोलिजन होता है। जब कोलिजन की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने की वजह से वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, चलो, तो ये पूरा एक चार्ट है जिससे आप याद कर सकते हैं सारे क्लाउड को, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब रेनफॉल के 3 प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करके लेक्चर को क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो रेनफॉल इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज प्रेसिपिटेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड एरिया। तो कितना रेनफॉल क्या है? तो जब ऊपर कंडेंसेशन हो गया,
नहीं रह पा रहा है ऊपर, नीचे आ गया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है रेनफॉल, और रेनफॉल होती है 3 तरीके की, संवहनीय, पर्वतीय और वाताग्रीय चक्रवातीय बारिश। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। कन्वेक्शनल जो होती है वो सबसे आसान तरह की बारिश होती है। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ गर्म हुई, ऊपर उठी, ठंडी हुई तो कंडेंसेशन हो गया, नीचे गिर गई। समझ रहे? ये है कन्वेक्शन, एज सिंपल एज दैट। इट हैपेंस व्हेन सरफेस ऑफ अर्थ इज हीटेड अप बाय द सन। सूरज है, सूरज जी ने क्या किया, इस गर्मी दी, गर्म हुई, हवा ऊपर उठी, क्योंकि ऊपर उठी तो ठंडी हुई, और ठंडी हवा का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, क्योंकि ठंडी हवा मॉइस्चर कम होल्ड कर पाती है, तो उसका ड्यू पॉइंट रीच कर जाएगा और वो अब यहाँ पर बारिश कर देगी। सिंपल, इस तरीके का जो बनता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। याद है आपको? ठीक, ओके, ठीक है। अब आते हैं कि ओरोग्राफी क्या होती है। तो अगर पर्वत हेल्प करे हवा को, मॉइस्चर वाली हवा को उसका ड्यू पॉइंट रीच करवाने में, अगर जो पर्वत है अगर वो हेल्प कर रहा है, इफ पर्वत इज हेल्पिंग, ठीक है सर, क्यूमुलो, भाई जो क्यूमुलो निम्बस होता है उसी को क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही क्यूमुलस कंजेस्टेड क्यूमुलो कंजेस्टस क्लाउड बोलते हैं। चलो, तो अगर पर्वत या कोई यानी पहाड़ या फिर कोई ऐसा प्लेट्यू, यानी कोई तो जोग्राफिकल फीचर जिसको हम रिलीफ फीचर बोल देते हैं, वो हेल्प करे, पर्वत अगर हेल्प कर दे हवा को, हवा का ड्यू पॉइंट रीच करवाने में, कैसे? हवा जा रही है, चीर फाड़ के तो नहीं चली जाएगी, चलो फाड़ दिया इसको पहाड़ को और चली गई पार करके, ऑब्वियस ही बात है चढ़ेगी मतलब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब ड्यू पॉइंट रीच कर जाएगा, नहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने लगेगी, तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होके यहीं पे सारा इकट्ठा हो जाएगा, कोलिजन एंड कॉलेसेंस होगा, बारिश हो जाएगी। जब यही हवा अब यह नीचे उतरेगी, तो क्योंकि ये बारिश नहीं करेगी यहाँ पे, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे जो बारिश हो चुकी है उस हवा में मॉइस्चर तो बचा ही नहीं है, तो बारिश कैसे होगी? ये था समुद्र, यहाँ से उठाया पानी उठा, अब जा तो फाड़ के तो जा नहीं सकता है, तो ऊपर ऐसे उठता रहेगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ कंडेंसेशन हो गया, बादल बन गया, बारिश हो गई। अब वह हवा में पानी तो है नहीं, तो जब वो नीचे उतरेगी तो बारिश नहीं करेगी। तो इसीलिए जिस साइड में, एक साइड ऑफ माउंटेन जिसमें बारिश हो जाती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक, और दूसरा होता है लीवर्ड साइड। ये पर्वत का छाया क्षेत्र है और ये वर्षा क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे होगी। अब इंडिया में आपको ये बारिश कहाँ देखने को मिलती है? तो ये इंडिया, जब हम मानसून पढ़ेंगे तो देखना, यहाँ पर हैं पश्चिमी घाट, ठीक, यहाँ पे हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी घाट में यहाँ पे समुद्र है, अरेबियन सी, अरब सागर। तो जब ये आती हैं हवाएं, ठीक है, तो ये जैसे ये है आपका वेस्टर्न घाट, तो इस साइड में खूब बारिश होती है, लेकिन इस साइड में उतनी बारिश नहीं होती है। इसीलिए आप देखोगे कि कर्नाटक की एक जगह मैंगलोर खूब बारिश होती है और एक है बेंगलोर, नहीं होती उतनी बारिश। क्यों? क्योंकि मैंगलोर इज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड बेंगलोर इज इन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। मुंबई ले लो, मुंबई में बहुत बारिश होती है, मुंबई, लोनावला, क्यों? क्योंकि दे आर ऑन दी विंडवर्ड साइड। एंड वहीं पर अगर आप ले लो विदर्भ, विदर्भ वाला साइड ले लो, तो ये है लीवर्ड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कम बारिश होता है कि किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं, वहाँ पर आत्महत्या कर देते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। अब समझ में आया कि क्यों मुंबई में बाढ़ आ जाती है विदर्भ में, जबकि दोनों महाराष्ट्र में ही है, जबकि दोनों उतना दूर नहीं है, पास में भी हैं, पास में ही है, बट फिर भी बेंगलोर इतना पास है, बेंगलोर इतना पास है, बेंगलोर में दबा के बारिश, बेंगलोर में नहीं उतनी। क्यों? अगेन ये विंडवर्ड में और ये लीवर्ड में है, ठीक। इसी को ही, ओरोग्राफी को ही रिलीफ रेनफॉल भी बोल देते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि माउंटेन ही चढ़ा है, हो सकता है कोई प्लेट्यू हो उसने चढ़ा दिया, कोई हिल है। तो इस तरीके से ओरो का मतलब क्या बताया था मैंने? रूट वर्ड बताया था, ओरोजेनिक मूवमेंट, याद आया? जो पहाड़ जिससे बन रहे थे, तो ओरो इज़ अ रूट वर्ड फॉर पहाड़, माउंटेन।
तो वो प्लेट्यू भी हो सकता है, वो हिल भी हो सकती है, कुछ भी उठा सकता है ना हवा को, तो ज़रूरी नहीं कि पहाड़ उठाए। तो अगर इसीलिए जनरल टर्म यूज़ करते हैं रिलीफ रेनफॉल। अब जो बादल फटता है वो इसीलिए फटता है अगर इसी तरीके के काफ़ी सारे हिली एरिया हो, हिल से सराउंडेड हो, तो ये जो मॉइस्चर लेडन विंड है, जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, वो ऊपर उठ जाएगी, उसको कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। और वो थोड़े से ही एरिया में इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस लेवल हो जाएगा, इतने ज़्यादा क्लाउड हो जाएंगे, इतना ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर पड़ा हुआ है कि जब वो गिरेगा एकदम से ग्रेविटी की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा बारिश कर देगा छोटे से ही एरिया में। इसी को बोलते हैं बादल फटना। ऐसा नहीं कि फटाके जैसी आवाज़ आती है जब फट जाता है, वो हो फट गया देखो बादल, फटाके जैसी आवाज़ ही नहीं। बादल फटने का मतलब ये होता है बहुत ही कम क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। व्हेन अ स्मॉल एरिया, स्मॉल पार्ट रिसीव्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। एंड इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि वही जो हिल्स थी, हिली एरियाज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में आपको देखने को मिला। तो ये आप देख सकते हो विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ठीक है, पवन मुखी पक्ष, ठीक है, और ये सूखा पक्ष है। पवन मुखी और पवन विमुखी पक्ष है। विंडवर्ड डब्लू से वेट, जो गीला है, ठीक। अब जो हवा उठती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनाबैटिक विंड, अप द हिल। जो हवा अप द हिल जाती है उसको बोलते हैं एनाबैटिक विंड, और जो डाउन द हिल जाती है उसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, ठीक, क्लियर। तो एनाबैटिक क्या हुआ, एक लोकल विंड जो माउंटेन की स्लोप पे चढ़ रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, एनाबैटिक, ठीक है, क्योंकि सन ने क्या कर दिया ड्यूरिंग द डे टाइम, हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठेगी। क्यों ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि गर्म हवा भी ऊपर की ओर उठती है। अब हवा कल से हम शुरू करेंगे, और कैटाबैटिक जो नीचे उतरेगी। फ्रंटल तीसरी रेनफॉल है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसको बारे में बस इतना जान लो, जो साइक्लोन से बनती है रेनफॉल उसको साइक्लोनिक बोलते हैं। साइक्लोन पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे साइक्लोन से बारिश होती है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। वाटर साइकिल क्या होता है, जो अभी आज के पूरे लेक्चर में हम पढ़े वही है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। जल चक्र पृथ्वी के वायुमंडल और सतह के बीच जल की निरंतर गति है। कैसे गति है, पानी पड़ा था, पानी का इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन होकर फिर ये ग्राउंड वाटर में चला गया, फिर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बादल बना, फिर प्रेसिपिटेशन, बारिश हो गई। तो ये जो चक्र है इसी को बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल, ठीक, खत्म। फाइनल चीज़ है ये, फाइनल स्लाइड है हमारे लेक्चर की, एंड दैट इज़ हमारी पृथ्वी पे कितना पानी कहाँ पे मौजूद है, ये हमें जानना है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें तो ये तो पता है कि 71% पानी है और 29% जमीन है, भूभाग है। 71% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर एंड 29% बाई द लैंड। अब वो जो पानी है 71%, उसका 97.2%, उसका 97% लगभग ये सेलाइन वाटर है, यानी पीने योग्य पानी नहीं है। ये सिर्फ 2.8% ही फ्रेश वाटर है, यानी कि ताज़ा या मीठा जल है। 97.2% कैसा है, पीने योग्य नहीं है, सिर्फ 2.8% ही पीने योग्य है। अब इसमें से भी जो 2.8% पीने योग्य है उसमें सबसे ज़्यादा आइस कैपिंग ग्लेशियर में, यानी कि 2.8% में से 2%, 2.8% का 2% नहीं, 2.8% में से 2% तो आइस कैपर ग्लेशियर नहीं ले रखा है। उसके बाद ग्राउंड वाटर, देन लेक, देन एटमॉस्फेयर, देन रिवर। समझ रहे हैं आप, एज अ होल बात करोगे, यानी कि अगर मैं पूरे फ्रेश वाटर को 100 यूनिट कंसिडर कर लूँ तो उसमें से 100 में से 68.7% पानी ग्लेशियर आइस कैप के पास है, और उसके बाद ग्राउंड वाटर के पास 30%। यानी कि अगर ये पूरा पानी है उसमें से आप देख सकते हैं कि समुद्र के पास कितना है, यानी कि टोटल अगर हम सेलाइन को जोड़ें जो समुद्र के पास है, और बाकी ऐसा तो है नहीं कि पूरा खारा पानी समुद्रों में, कुछ ऐसे हमारे लेक भी हैं, झीलें भी हैं जहाँ पे खारा पानी है, तो उन सबको मिला लें तो तकरीबन 97 बन जाएगा, ठीक है, 97.2। बचा जो फ्रेश वाटर है लगभग 2.8% होता है। इसका 2.7 का 68.78% ग्लेशियर आइस कैप में, सबसे ज़्यादा इसी में है। देन उसके बाद ग्राउंड वाटर में है, देन ग्राउंड वाटर के बाद कहाँ पर है, लेक और एटमॉस्फेयर, एंड देन रिवर में। ऑर्डर बेटा ध्यान रखना और परसेंटेज भी ध्यान रखना, समझ रहे हो, समझ में आई चीज़।
अगर किसी के पल्ले ये नहीं पड़ रहा है अभी तक कि सर ये क्या, ये 2% है, ये 60 क्या है, बेटा हम बता रहे हैं 2.8% में से 2% ग्लेशियर में है, लेकिन 2.8% का 68%, समझ रहे हो, वो ग्लेशियर के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब है वो सेम ही चीज़ बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है वो। ठीक है, समझ गए, खत्म हो गया लेक्चर। सर वेस्ट किया पानी भी तो ग्राउंड वाटर में जाता है, तो वेस्ट कैसे हुआ? तो वेस्ट बेटा ऐसे हुआ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो हो जाता है। अब जैसे कि मतलब मान लो कि तुमने यहाँ पर वाटर वेस्ट किया, ठीक है, तुमने वाटर वेस्ट किया, तो ये जो बारिश है, ये जो क्लाउड बने, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो है यहाँ जो तुमने पानी बर्बाद किया, मान लो पानी फेंक दिया से ज़मीन पे, उससे जो इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन में जो बादल बना, वो तुम्हारे यहाँ बारिश करेगा। तुम्हारे यहाँ थोड़ी ना आके बारिश, नहीं नहीं यहीं के हम बने, तो यहीं का पानी कहाँ है, जिस थाली के जिस थाली का खाते हैं, नमक खाते हैं, उसी में छेद नहीं करते हैं, तो हम बारिश यहीं करके जाएंगे, कहीं और नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर किसी वहीं उसमें समुद्र में बारिश हो गई तो वो पानी गया, आपके काम का है ही नहीं, वो तो पीने योग्य है ही नहीं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, उससे कहीं जहाँ पर नहीं चाहिए होता वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि गाँव में चाहिए, हमें खेत खलिहानों में चाहिए बारिश, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहाँ हो रही है शहरों में। हाँ, कहीं रोड जाम हो रही है, रोड भर रही, तो इसलिए भी बोला जाता है कि वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसी कोई डाउट? चलो भाई, तो ये आपका बैच है इंग्लिश जीके का 4.0, ले सकते हैं, तो पूरे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर के नोट्स रहेंगे, एंड पीपीटी की जो पीडीएफ वो सब कुछ रहेगा यहाँ पर। और ये कॉम्बो बैच है जिसके लिए परमार 4.0 कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन लगाइए, तब तक मैं लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ जिन लोगों के डाउट है। ठीक है, पहले ये करो क्वेश्चन, ये रुक जाओ भी मत करो, पहले तुमको आसान से ये करो पहले। निम्बस डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत मोटे होते हैं, अभी तो बताया था मैंने आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत थिक होते हैं और डेंस होते हैं, घने होते हैं, और क्योंकि पास में होते हैं, थिक होते हैं, घने होते हैं, ठीक है, और पास में होते हैं। ठीक है, और किसी का डाउट? सर हेल कौन से क्लाउड में बनते हैं? बेटा हेल क्लाउड होता है, ठीक है, क्लाउड ही होता है। ठीक है, अब हेल अगर आप बोलोगे, जैसे कि अगर बात करेंगे तो हेल स्टोन जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं उसमें बनते होंगे, क्योंकि उसी में इंटेंस अप ड्राफ्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है। ठीक है, तो हेल आपका क्यूमुलो निम्बस, तो नॉट अ फॉर्म ऑफ क्लाउड, सॉरी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में फॉग भी था, ड्यू भी था, फ्रॉस्ट भी था, स्लीट प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। स्नो, स्लीट एंड हेल आर दी फॉर्म्स ऑफ, यानी कि जो हिम, सहिम वृष्टि और ओला, हिम, सहिम वृष्टि और ओला निम्नलिखित में से किसके रूप हैं? तो ये प्रेसिपिटेशन वर्षण के प्रकार हैं ये। ठीक है, ना करो, इसको करो पहले, जो करवा रहे हैं पहले वो करो। सीबीआई में गाइस, खुफिया विभाग में कुछ बन लो, आके इंटेलिजेंस ऑफिसर बन लो। तो नॉट अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स फॉर द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो निम्नलिखित में से कौन सी तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा नहीं है? कल भी बढ़ाए थे, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए। करो इसको। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू दी वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो कंडेंसेशन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, जहाँ पे एयर का ड्यू पॉइंट रीच हो रही है, तो किसी के अराउंड से, तो सॉलिड सरफेस में वो कंडेंस हो जाएगी, या फिर वो क्या होगा, वो जो है किसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अराउंड कंडेंस हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, तीनों ही होगा इसमें, वायु का आयतन, आर्द्रता और तापमान। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी और बढ़ ही सकती है, ठीक है, बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है एयर में तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा तो टेम्परेचर से कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो और मॉइस्चर ले पाएगी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड? CDS 2 2025। क्यूमुलोनिम्बस किससे बनते हैं? क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड्स, ठीक है, क्यूमुलस एंड निम्बोस्टेटस से बनते हैं, क्यूमुलस एंड ऑल्टोस्टेटस से बनते हैं, सिरोक्यूमुलस क्लाउड से बनते हैं, बताओ। सॉरी, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स, तो किससे बनते हैं भाई? ये क्यूमुलोनिम्बस है, क्यूमुलस और निम्बस, ये तो सिरस कहाँ आ गया?
ये तो सीरो क्यूमुलस मतलब हाई लेवल क्लाउड होगा, और ये तो नीचे से लेके ऊपर तक रहता है पूरा, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक रहता है। ऑल्टो स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस में स्टेटस कहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन क्यूमुलो निम्बो स्टेटस, क्यूमुलस एंड निम्बो स्टेटस क्लाउड्स। भाई निम्बस तो है लेकिन स्टेटस नहीं है, ध्यान रखना। क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड होगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलस कंजेस्टस, ये इसी बार का सीरियस का क्वेश्चन है। करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेलस्टोन इज नॉट करेक्ट। ओला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अब बताओ तुम। अभी बताए थे ओला कैसे बनता है, जब इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है और कंसेंट्रिक रिंग बनती हैं, राइट। तो भैया देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यस, मानसून के टाइम पे तो ओला गिरता है। दे आर एसोसिएटेड विद डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। वे घने कपासी वर्षा मेघ से संबंध रखते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद डेंस क्यूमुलोनिम्बस। तो अभी किसी ने पूछा भी था डाउट, ठीक है, कि भाई सर हेलस्टॉर्म कब बनते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही था कि क्यूमुलोनिम्बस में बनते हैं, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस में ही इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, क्योंकि उनका वर्टिकल डेवलपमेंट इसीलिए हो पाता है क्योंकि हवा उनको ऊपर तक लेकर जाती है, ठीक। रेन दैट फॉर्म्स इन द वार्मर अपर लेयर सॉलिडिफाइज इनटू टाइनी आइस पैलेट्स और हेलस्टोन्स इन द लोअर सब फ्रीजिंग लेयर। तो भैया याद करो, हाँ, वार्मर अपर लेयर, एक सब फ्रीजिंग लेयर, क्या बनना था, स्लीट बनना था, स्लीट बनना था। हेलस्टोन हैव मल्टीपल कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आइस, ये भी पढ़ाए थे, ठीक। बताओ जरा कौन सा तरह का बादल है ये जो 4 से 7 किलोमीटर की हाइट पे बनेगा, कॉलीफ्लावर शेप पे रहेगा, फ्लैट बेस रहेगा, क्या रहेगा, कॉटन वूल फ्लैट बेस, याद करो, क्यूमुलस, ठीक है। ये क्या है, फेदर शेप है, 8 से 12 किलोमीटर ऊपर है, हाई लेवल क्लाउड है, आइस क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। ये लो लेवल क्लाउड है, ये भी लो लेवल क्लाउड है, दोनों। ये रेन बियरिंग है बहुत, और ये लेयर के फॉर्म में स्टेटस। चलो भाई, नेफा एनालिसिस किससे एसोसिएटेड है, अल्बीडो के एनालिसिस से। अब अल्बीडो क्या होता है भाई, अल्बीडो जो है, अल्बीडो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अल्बीडो हमने कल पढ़ा था। जो चीज़ कोई भी सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, कोई भी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी उतना ही उसका हाई अल्बीडो होगा। नेफ इज़ द रूट वर्ड फॉर क्लाउड। अल्बीडो सबसे हाईएस्ट किसका होता है, बताओ जल्दी से। देन इस क्लाउड फॉर्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना है, तो करो मैच जल्दी से। तो भाई हमने कल पढ़ा था कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है उसकी जो अल्बीडो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, ओके। सिरस, अब सिरस जो है ये एंटायरली एंड, ठीक है, तो जो पच्छाब होंगे, पच्छाब, ठीक है, कपासी नहीं, पच्छाब, ठीक है, तो जो पच्छाब हैं वो पूर्णतः हिमकण युक्त होंगे, ठीक है, 4, ठीक है, क्लियर है। कपासी, कपास की तरह होंगे, कपास की तरह, कपास की तरह होंगे, ठीक है। फेयर वेदर क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, हाई फॉग, लो सीलिंग क्लाउड, फेयर वेदर क्लाउड। अब स्टॉर्म आएगा, स्टॉर्म बहुत भयंकर तूफानी मेघ होगा। क्यूमुलस अकेले तूफान लाता नहीं, क्यूमुलो निम्बस आता है, ये निम्बस निम्बस हिला सकता है फिर तो। निम्बस भी लो लेवल है, स्टेटस भी लो लेवल है, दोनों जब मिल जाएंगे तो स्टॉर्म आएगा बहुत भयंकर। फेयर वेदर क्लाउड में क्या किसको रखोगे, फेयर वेदर क्लाउड में, हाँ जी। तो ए का तो 4 होगा, अब ए का 4 होगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए और बी तो गया काम से, राइट, ए और बी गया काम से, ठीक है, क्योंकि एंटायरली आइस क्रिस्टल से अगर बात करेंगे तो वो सिरस ही होगा, ठीक है। तो ए का 4 हो गया। देन बी का क्यूमुलस की अगर बात करेंगे, क्यूमुलस भी ऐसे बने रहते हैं, जब तक कि वो आपस में मिलते नहीं है तब तक वो बारिश नहीं करते हैं, तो इनको फेयर वेदर क्लाउड ही बोलेंगे। जैसे मौसम ठीक होता है तो आपने देखा होगा ये कॉलीफ्लावर शेप के दिखते हैं हमें, ठीक है, ऐसे जनरली लोड लेने वाली बात होती नहीं है जब तक वो आपस में ना मिल जाए तब तक, ठीक। देन अगर बात करेंगे निम्बो स्टेटस ही स्टॉर्म ला सकते हैं, और तो ये स्टेटस तो खुद से अकेले तो ला नहीं सकते हैं, और ये होते हैं आपके हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड होते हैं, क्योंकि लो लेवल पे ही देखने को मिलते हैं स्टेटस। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस लो लेवल पे ही होते हैं, ठीक। आइस क्रिस्टल्स 4 होगा, सिरस के साथ जाएगा। क्यूमुलस तो क्यूमुलो निम्बस स्टॉर्म लाते हैं, क्यूमुलो निम्बस थंडर स्टॉर्म लाते हैं। क्यूमुलस अकेले तो फेयर वेदर ही होते हैं जब तक कि वो आपस में मिले ना किसी से। इनके बारे में बताना है कि दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब है जब हवा ऊपर उठती है तब उसके थ्रू बनते हैं। ओनली क्लाउड है ये, वह यह मेघ एकमात्र प्रकार है जो ओला, मेघ गर्जन और बिजली कौंद उत्पन्न कर सकता है। थंडर, लाइटनिंग ये सब होता है, क्यों, क्योंकि हवा ऊपर की ओर उठा रहा है, तो
हेल बन जाएगा। उससे आइस जो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो टकरा रही होंगी बहुत ज़्यादा, तो चार्ज हो जाएंगी, तो लाइटनिंग होने के चांसेस हैं, थंडर होगा फिर, ठीक है, आवाज़ आएगी, ठीक है। और एनुअल टॉप है, अब इससे ज़्यादा और क्या ही हिंट चाहिए तुमको, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। चलो इसको करो, पढ़ो। स्नो जो है हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो हमें लगता नहीं है, ठीक है, जब ऊपर से गिरता है तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है स्नो, ठीक है। स्लीट क्या होता है, वो स्नो का एक प्रकार होता है, लेकिन क्योंकि वो बीच में पिघल गया था और फिर एकदम से जमा गिरने से पहले, तो छोटा सा वो सॉलिड आइस पैलेट बन गया जो बहुत जोर का लगता है। हेल स्टोन का मतलब ये है कि जैसे जो आपका ये चाहे फ्रॉस्ट ले लो, कंडेंसेशन का एक फॉर्म हो गया, चाहे आप स्लीट या स्नोफॉल ले लो, जो कि आपको ठंडे इलाकों में देखने, ये फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं, ये आपको ठंडे इलाकों में देखने को मिलेंगे। लेकिन हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है बरसात के टाइम पे, गर्म इलाकों में, जब इंटेंस अब ड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, बहुत भयंकर तेज हवा, आंधी तूफान होता है, ठीक है। और वो आपका कंसेंट्रिक लेयर के फॉर्म में देखने को मिलता है। टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड आर स्ट्रैटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड, क्लाउड आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड एंड लो क्लाउड। बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ा ही था। स्टेटस, निम्बो स्टेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई लेवल क्लाउड। भैया मेरे, राखी का बंधन निभा लेना, लेकिन पहले ये देख लो, निम्बो जो है, निम्बो वर्ड जो है वो किसके साथ मिलता है, जो लो लेवल क्लाउड होता है। हाई लेवल क्लाउड कैसे हो सकता है, ना को बताया था, निम्बस वर्ड उसी के साथ अटैच्ड होता है, निम्बो वर्ड जहाँ अटैच्ड हो मतलब लो लेवल, सीरो वर्ड जिसके साथ अटैच्ड हो मतलब हाई लेवल, ओके। तो तीसरा वाला गलत होगा, तीसरा गलत तो गया ही है। क्लाउड हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन बिकॉज निम्बो मीन्स रेन बियरिंग क्लाउड। तो चार तो सही होगा ही, तो ये तो होगा ही नहीं, तो मतलब 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, ओके, ये रुक जाओ भी, ये वाला करो पहले, लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में लगाओ। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लाउड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ओके। तो निम्बो से नीचे तो कौन हो, निम्बो से नीचे कोई हो सकता है क्या, ये निम्बो, ठीक है। और सिरो से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, तो सिरस ऊपर, सर सिरस इसमें भी तो है सर, सिरो सिरो सिरो, तुम खुद सोचो। सिरस मिला है क्यूमुलस के साथ, तो कौन सा सिरस मिला होगा क्यूमुलस के साथ, जो नीचे वाला सिरस होगा वही तो क्यूमुलस के साथ जल्दी मिलेगा, बताओ भैया। क्यूमुलस मिला है सिरस के साथ, तो वो जो नीचे वाला सिरस है थोड़ा सा, वही तो मिला होगा क्यूमुलस के साथ। ये ऊपर से एकदम, रुक रुको भाई, तुम रुको, हम जाते हैं मिलने उससे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये इधर आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, और अल्टो है तो बीच में आ जाएगा, ठीक। हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस, बताओ। अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता लगाना है, पता लगाया जाए, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता का, तो कैसे लगाएंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन उसकी कैपेसिटी इनटू 100, यही होता था, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इतनी देर कहाँ बैठा जाता है, क्वेश्चन तो हमको लगाने हैं, वहाँ पेपर तो हमको देना है, तो क्वेश्चन हम लगाएं, पढ़ने का काम तो तुमने कर लिया, अब पेपर तो हमको देना है ना, तो क्वेश्चन लगा रहे हैं बैठ के हम। तो बता दें कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले जो है, जिस जिस राह पे चल रहे हो ना बेटा, एक दिन बुरा फंसोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कल से एक और नया अध्याय टाइप शुरू हो रहा है क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट, लेकिन हवा, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज कुछ समझ नहीं आएगा। जब मानसून पढ़ाऊंगा ना, और जब बोलूँगा कि इस विंड का इसे रिवर्सल हुआ, साउथ ईस्टर्ली रिवर्सल हो गया, पल्ले नहीं पड़ेगा साउथ ईस्टर्ली, फिर बोलोगे सर ये साउथ ईस्टर्ली क्या होता है, और फिर वहीं क्या है ना, उसी दिन मैं चप्पल रखूँगा अपने नीचे और यहीं से फेंक के मारूंगा, बता रहा हूँ मैं सच में, ठीक है। वहाँ पर ये समझाने नहीं बैठूंगा साउथ ईस्टर्ली क्या होती है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो अगर कल और परसों का लेक्चर ना किया, फिर तो तुमको दिवाली की छुट्टी मौज तो करोगे ही फिर तो 2 दिन कायदे से पढ़ लेना अभी,
ठीक है, तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी दिवाली से पहले। फिर इंडियन ज्योग्राफी जब शुरू करेंगे, जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है वो सब काम आएगा, वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कल और परसों का लेक्चर मत मिस करना। वह जो आज पढ़ा रहे हैं और जो कल पढ़ाया था, ये सब कंबाइन करके एक ही लेक्चर में पिछली बार पढ़ाया था, और जो कल पढ़ाएंगे और जो परसों पढ़ाएंगे वो भी एक बैच में, पिछले बैच में एक ही लेक्चर में मर्ज करके करवाया था। अलग अलग तोड़ के इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आराम से उतना भी फास्ट ना हो चीज़ें, ठीक है, और आराम समझ में आ जाए। तो पर्टिकुलर डे में हाउ कैन वन डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और कैपेसिटी कैसे पता चलती है कि उसका टेम्परेचर से उसकी कैपेसिटी पता चलती है, तो दोनों पता होने चाहिए। बताओ, हाई थिन पफी वाइट क्लाउड्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट लुक लाइक रिपल्स क्लाउड बिटवीन 20,000 फीट से 40,000 फीट। अब 20,000 फीट का मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 6 किलोमीटर, आई थिंक 6 होगा, 6 किलोमीटर, 6 से 40,000 है, तो 6 से 12 किलोमीटर के बीच में। तो तुम मुझे बताओ, अल्टो तो बीच में होता है, अल्टो तो बीच में होता है, तो ये तो होगा नहीं। सिरोक्यूमुलस सीरोस्ट्रेटस मैग्रल स्काई की तरह है। अब पफी है, पफी मतलब पफी का मतलब यही हुआ ना ये भैया, बताओगे पफी का मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ और भी लिखा हुआ है, फिश स्केल्स ऐसे इस तरीके का फिश स्केल्स है, और पफी है। तो फिश स्केल्स ऐसे फेदर शेप सिरस, और पफी है भाई, पफ फ्लैट बेस वूल, क्यूमुलस तो सिरो और क्यूमुलस। पढ़ लो पूरा तो समझ में आ जाएगा। रेन बियरिंग कौन होता है? निम्बस होता है। ठीक है, अब सब कर लोगे यार, वही बार बार क्लाउड पे ही है। चलो अभी थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फिर जो मैंने यूपीएससी के छुड़वाए थे क्योंकि थोड़े से टफ थे, फिर वो करवाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। पहले ये करो, वॉरमेयर का ड्यू पॉइंट कैसे ज़्यादा होता है? ऐसे ज़्यादा होता है, देखो ऐसे दिखा, ऐसे। What is the term used to describe the process by which water from oceans, lakes and river is converted into vapor and rises in the atmosphere? तो उस प्रक्रिया का वर्णन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों, नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तन होता है। तो क्या बोलते हैं उसको? इवापोरेशन। ठीक है, फिजिक्स में ये चीज़ हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये रेट ऑफ इवापोरेशन कब ज़्यादा होती है। तो जब तापमान ज़्यादा होगा, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होगी तो भी ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि कपड़े, क्यों हवा जब ज़्यादा चलती है सूख जाते हैं? क्योंकि हवा, कपड़े के आसपास की जो हवा है उसमें मॉइस्चर आ गया है, गेन कर लिया है कपड़ों से। लेकिन अगर स्टिल रहेगी तो वो हवा वहीं की वहीं रहेगी अब, क्योंकि उस हवा ने तो गेन कर लिया है मॉइस्चर। हवा चलेगी तो वो हवा कहीं और जाएगी, उसकी जगह कोई नई हवा आएगी, फिर वो और मॉइस्चर लेगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा, और जब सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। अब तुम एक मग्घे में पानी लेके रखो और एक थाली में उतना ही पानी डाल दो तो अब वैसी बात है, या फिर तुम छत में पानी फैला दो तो जल्दी सूख जाएगा क्योंकि तुमने उसका एरिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, और अल्ट्रावायलेट में कौन एब्जॉर्ब होता है? यूवीसी, जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। यूवीए और यूवीबी तो आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, 29 अ डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन स्मोक और डस्ट पार्टिकल इन द लोअर एटमॉस्फेयर लेयर्स इज कॉल्ड एज। डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप है मतलब कंडेंसेशन हुआ है, स्मोक के अराउंड हुआ है तो स्मॉग हो जाएगा। स्मॉग क्या है? स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, फ्रॉस्ट क्या है? सॉलिड सरफेस के अराउंड में होता है। सॉलिड सरफेस में अगर बर्फ़ जमती है तो फ्रॉस्ट, सॉलिड सरफेस में पानी डिपॉजिट होता है तो ड्यू। ठीक है, ओस। नॉट इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र में कौन सा शामिल नहीं है? हाइड्रेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, हाइड्रेशन कुछ नहीं होता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश एट दैट प्लेस। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु की गति आदि के संबंध में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान पर क्या कहा जाता है? जलवायु, मौसम। अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पढ़ाया नहीं है, लेकिन डे टू डे तो वेदर होगा ये। ठीक है, वेदर। क्लाइमेट, जब हम बहुत दिनों का आकलन करते हैं, 30 साल का डेटा लेते हैं तो क्लाइमेट सर समझ में नहीं आया तो मत समझो, क्योंकि हम आगे पढ़ाएंगे क्लाइमेट टॉपिक जब आएगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन
तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर किसमें डिपेंड है? सैलिनिटी ऑफ ओशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, लैटिट्यूड। बताओ, कल पढ़ाया था इंसोलेशन, कुछ इंसोलेशन आतपन, यानी कि जो आपकी सौर विकिरण होता है। तो सौर विकिरण किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ डे पे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर पे, ऑल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सब आता है, लेकिन सैलिनिटी से कोई लिंकेज नहीं होता है। ठीक है, चलो 33, क्योंकि ग्राउंड वाटर में भी सॉल्ट आ गया होगा, इसलिए वो भी थोड़ा सा हो सकता है कड़वा, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट आ गए होंगे। सिरस एंड क्यूमुलस आर टाइप ऑफ, लो अभी ये भी हम बताएंगे। इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विंड्स मूव आउट फ्रॉम, नो मत करो, इसको मत करो, ये करो। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो छोड़े थे यूपीएससी लोग, ये तो यार तुम लोग कर ही लोगे, सब बेसिक से सवाल है। लेकिन सर आप तो बोल रहे सॉल्ट भी ऊपर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं सॉल्ट ऊपर, क्यों नहीं जाते हैं? समुद्र के खासकर जो बादल होते हैं वो ऊपर जाते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है पहली बारिश में ना नहाना चाहिए, क्योंकि जो पहली बारिश आई है, ठीक है, जो पहली बारिश आई इधर से आए, ठीक है, हो सकता है उसमें सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई हो, अब सॉल्ट गिरेगा तुम्हारे उसमें, ठीक है, डंडप हो जाएगा पूरा, तो रुक जा बेटा, ठीक है, इसीलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिगार्डिंग द ओरोग्राफिक, पर्वतीय वर्षा, ये हिंदी में सर, सॉरी मैंने दिखाया नहीं, पर्वतीय वर्षा यह मुख्यतः गर्मियों के दौरान होता है और कांगो बेसिन में भूमध्य रेखा मंदता। देखो यार सिंपल, ओरो मतलब पहाड़, पहाड़ देख लो कहाँ पे है, ठीक है, पहाड़ देख लो कहाँ पे। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर स्ट्राइक्स ऑन अ माउंटेन रेंज, खत्म। ठीक है, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, वर्षण क्षेत्र, छाया क्षेत्र, ये नहीं सब करना है, जो ये सब ना है ना तो मत करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना ये महावत आवत अभी मानसून जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब कुछ तगड़े वाले क्वेश्चन थे जो छुड़वाए थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन छुड़वाया था, पहला क्वेश्चन है इसी बार के सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछा गया था, दैट वाज, अब करवा देते हैं, करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो कि कौन सा तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो ये जो है इक्वेटर है और ये हैं सब ट्रॉपिकल ये रीजन्स। सब ट्रॉपिकल कल पढ़ाएंगे क्या होता है और क्यों सब ट्रॉपिकल बोलते हैं उसको। तो सब ट्रॉपिकल में बोल रहा है कि डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ज़्यादा होते हैं डस्ट पार्टिकल यहाँ से। क्यों ज़्यादा होते हैं, अगेन कल का लेक्चर देखना पड़ेगा तुमको, तब समझ में आएगा ये, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होते हैं, बात सही है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, नहीं, यहाँ पे ज़्यादा सूखी हवाएं होती हैं, अगेन कल पता चलेगा तुमको, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही, दूसरा गलत। तो ये जो है ना आपको हम कल समझाएंगे कि क्यों ये सब ट्रॉपिकल एरिया में सूखी हवा होती है और क्यों यहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ड्यू पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, ड्यू पॉइंट क्या होता है बता दो, आखिरी क्वेश्चन। आर्टिफिशियल रेन एक बार बता दो सर प्लीज़, कब से पूछ रही हूँ उपासना सिंह। अच्छा बताते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर बताते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स दैट थिन लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड सरफेस हैज़ बिकम कोल्ड इनफ। थिन लेयर है जो ठंडी हो गई है तो उसका ड्यू पॉइंट रीच कर गया है। देयर इज़ इनफ थ्रू देयर इज थॉरो मिक्सिंग ऑफ एयर, उसको ड्यू पॉइंट थोड़ी ना बोलते हैं, एवपोरेशन है, फर्जी का ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक मैं बताता हूँ कि भाई क्यों आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। तो जब बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है, एयर सुपर सैचुरेट हो जाती है, यानी कि अब वो उसमें खूब मॉइस्चर है, मॉइस्चर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई यानी कोई पार्टिकल नहीं मिल रहा, डस्ट का पार्टिकल, सॉल्ट का पार्टिकल, स्मोक का पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं मिल रहा जिसके अराउंड कंडेंस करे। तो हेलीकॉप्टर से जाके वहाँ पर छिड़काव कर दिया जाता है ऐसे पार्टिकल का, जिसमें कि आपका आता है जैसे सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, इन सब का क्या कर दिया था, छिड़काव कर दिया जाता है। तो ये सब के अराउंड, इन पार्टिकल के अराउंड हो जाता है कंडेंसेशन, और एक बार हो गया कंडेंसेशन तो प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे बुला लेगी एक पॉइंट के बियॉन्ड, क्योंकि सुपर सैचुरेट तो हो ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा पानी है। तो जैसे ही पार्टिकल मिलेगा भरे पड़े हैं, जैसे पार्टिकल मिला चपक गए, और क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर था ग्रेविटी तुरंत इनको नीचे बुला लेगी और दबा के बारिश हो जाती, कभी इतनी बारिश हो जाती है इसकी वजह से कि बाढ़ तक भी आ जाती है। दिल्ली वगैरह में प्रदूषण वगैरह हटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नीचे प्रदूषण है, बारिश हो जाएगी तो प्रदूषण हट जाएगा, ठीक है। चलो
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो मिली बार। बार जहाँ है वो प्रेशर है, ठीक है, बार जहाँ होता है वो प्रेशर होता है। खैर आज का सत्र यहीं होता है ख़त्म। मिलते हैं बेटा कल के सत्र में। 2 सेशन मिस मत करना। और क्योंकि अगर आप ये समझ लो कि कल और परसों के लेक्चर में नहीं आए, ठीक है, इसी से मैं पूरा लेक्चर को डिवाइड करूँगा 2 पार्ट में, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में लोगों को आता नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है, बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं लोगों, लेकिन हम आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। सर आपने टेलीग्राम चैनल पर स्ट्राइक मार दिया, मुझे लाइव करना पड़ रहा है। हाँ पहले ही बताया था भाई, जहाँ से तुम ये सब टेलीग्राम चैनल के भरोसे रहते हो, 50-100 रुपये दे के, क्या लगता है कितनी इनकी उम्र होती है? जिस दिन नज़र में आते होंगे, क्योंकि एक जैसे टीम होती है उसके लिए अलग से बैठती है जो ये सब लीगल मैटर वगैरह को हैंडल करती है, ठीक है, तो उसने स्ट्राइक दिया। आप बार बार करते रहोगे, नहीं मानोगे, तो फिर स्ट्राइक नहीं, सीधा लीगल स्ट्राइक आएगी, लीगल नोटिस आपको आएगा, और फिर पुलिस केस होगा, फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ना तो डालो ना तो देखो, मतलब ना तो डालो अगर कोई डालता है इस तरह कंटेंट, और देखते हो तो भाई देख लो, जब तक है उसकी लाइफ तभी तक देख लो। सैटरडे को क्लास शायद नहीं है, देखते हैं, अगर रखना पड़ा ऐसा कोई ज़रूरी होगा, वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी 2 लेक्चर में, फिर इंडियन ज्योग्राफी वाली बात शुरू करते हैं, ठीक है। अरे बताया तो भैया संजय जी कि उसमें भी हो सकता है कि मिला हो सॉल्ट वगैरह, उसमें भी मिल सकते हैं, तो इस वजह से वो भी कड़वा सकता है, ये थोड़ा अजीब सा टेस्ट हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट, क्या सो रहे होते हैं क्या तुम लोग यार? क्लाउड बर्स्ट अभी बताया नहीं अभी थोड़ी देर पहले, कि जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर इनका एकदम से विंड ऊपर उठती है, ड्यू पॉइंट रीच करता है, कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि पहाड़ियों की वजह से वो एस्केप कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता है, तो छोटे से जगह में एक्यूमुलेट हो जाते हैं सारे क्लाउड, और छोटे से जगह में एकदम से ज़्यादा बारिश हो जाती है, और इसी को क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। सब फटता नहीं है वो कि फटाका सा फटा है, वो छोटे अमाउंट ऑफ, छोटे एरिया में, छोटे क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने को ही क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास अभी नहीं हो रही, कल नहीं हुई थी, और 1-2 दिन नहीं होगी, बिकॉज कुछ इमरजेंसी आ गई थी एकदम से PSP सर के घर में, मैंने बात करी थी, तो इस इमरजेंसी की वजह से बस वो नहीं ले पाएंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि वो कितने रेगुलर हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। सीरस ही स्नोफॉल करते होंगे यार? नहीं यार भाई मेरे, सीरस तो तुम अभी छत में जाके देखो, सीरस बना होगा क्या? वो स्नोफॉल करेगा? स्नोफॉल होगी तुम्हारे यहाँ पे भी? क्यों तुम्हारे यहाँ पे स्नोफॉल होगी? तुम मुझे बताओ। जैसे यहाँ कोहरा बनता है, कोहरा यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली, और कोहरा कब बनता है ज़्यादातर? अगर तुम देखो, जिस दिन धूप पड़ती है कायदे की अच्छे से, उस दिन कोहरा भी होता है कायदे का, ठीक है। जिस दिन धूप पड़ती है कायदे की, उस दिन कोहरा भी होता है कायदे का। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जिस दिन धूप पड़ी उस दिन खूब ज़्यादा इवापोरेशन हुआ तो हवा में मॉइस्चर आ जाता है, फिर वही कंडेंस होता है। भाई मेरे, स्नोफॉल जो होती है वो आप ऐसे समझ लो कि वो कंडेंसेशन हुआ है फॉग की तरीके ही, बर्फ़ के फॉर्म में हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी है, वहाँ पे ड्यू पॉइंट जो होता है, यानी वो पॉइंट जिस पे कंडेंसेशन होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये कभी मत सोचना कि जो सीरस क्लाउड होते हैं उनकी वजह से स्नोफॉल होता है, उनमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बरसते हैं वो। क्योंकि वो बरसते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ग्रेविटी उनको नीचे बुला ही नहीं रही है उनको। क्यों नहीं बुला रही? क्योंकि वो उतने भारी हैं ही नहीं वो। क्यों भारी नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही बिखरे हुए हैं, स्पार्स हैं। तो ये कभी मत सोचना कि सीरस करते हैं। स्नोफॉल वो मैंने स्लीट बताया था, और जो स्नोफॉल होती है जो एकदम बढ़िया बढ़िया बर्फ़ गिरती है जो मुलायम टाइप होती है, वो आप ऐसे समझ लो जैसे फॉग होता है, फॉग, ठीक है, वो बहुत ही लो लेवल क्लाउड हैं एक तरीके से, और उनमें बर्फ़ जमी हुई है हल्की हल्की वाली, और वो गिर रही है, झड़ रही है वो। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, और मिलते हैं कल लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम विंड के बारे में समझेंगे, विंड और विंड पैटर्न। जिसको हर चीज़ का एक्सेस चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है, ठीक है, बैच का एक्सेस। थैंक यू।